शुरू से मेरा शिक्षण कार्य नहीं था। कंपनी वगैरह में भी काम किया है, केमिस्ट्री के तौर पर भी काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं उन कार्यों को करने के बाद में एक अंदर से आंतरिक संतुष्टि नहीं कि नहीं यार, मतलब हम जो काम कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ काम कर रहे हैं, सिर्फ खाने कमाने के लिए कर रहे हैं, या उससे समाज का कहीं से कहीं तक कोई जुड़ाव नहीं होता है। यदि प्रारंभ से ही मैं गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट में होता, सरकारी डिपार्टमेंट में होता, तो शायद प्राइवेट स्कूल्स हैं और जो सरकारी स्कूल्स हैं उनके बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर पाता। बहुत आसान होता है बाहर से ये कह देना कि नहीं शासकीय स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, शासकीय स्कूलों का स्तर अच्छा नहीं है, या प्राइवेट स्कूल्स का स्तर बहुत अच्छा है। ये बाहर बैठे वो लोग कैसे कह देते हैं जिन्हें इसकी डेप्थ नहीं पता। उस बच्चे ने मेरे से कॉन्टेक्ट किया कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, जबकि मैंने उसके बारे में सोच रहा था कि यार कुछ नहीं कर पाया। आप विश्वास नहीं करोगे कि जब वो मेरे घर आया तो अपनी पर्सनल बॉडी से आया और आकर के भैया सूट बूट में आकर के उसने कहा कि सामने बच्चों के लिए मिठाई लाया हूँ और आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। तो जब मैंने पूछा कि यार ये स्थिति कैसे, तो फिर उसने बताया कि सर मैं मतलब जो है मैंने एजुकेशन भी प्राप्त करी, उसका मुझे भी लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने एक दिन लिया और पूरी किताबें रखी, और किताबें रखने के बाद फिर मैंने ठंडे मन से विचार किया कि एक्चुअल में बनाने सीख लिया, और फिर उसने उस फील्ड में काम किया और आज वो कम से कम 200 करोड़ का उसका टर्नओवर है और कंपनी 2-3 कंपनी का मालिक है। हाँ ऐसा बना कि नहीं अब ये बच्चा इसको भी पेड़ होना, उसके लिए बहुत सारे डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया, प्रयास किया कि नहीं यार इस बच्चे को पेड़ तो लगवाना है, कुछ भी हो जाए। बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया, बहुत सारी संस्थाओं से बात करी, तब एक संस्था मेरे सामने आई, वो थी राउंड टेबल इंडिया। उससे मेरी बात हुई कि सर कुछ भी हो आपको इस बच्चे को पेड़ तो लगवाना, और उस बच्चे को हमने पेड़ लगाया, छोटा सा बच्चा, और वहां से मेरी जर्नी चालू हुई है। और जब वो आज भी बच्चे को देखता हूँ तो वो आम बच्चों की तरह दौड़ता है, चलता है, फिरता है, बहुत अच्छा लगता है। सुरेश नाम उस बच्चे। अच्छा, एक आपने समाज में एक अलग संदेश दिया है, उसको सुनकर मुझे बड़ा एक अलग अचंभा भी लगा। पर्यावरण को लेकर आपने शिक्षक रूप से विद्यालय में भी चेंज किया और वहीं भागवत कथा में भी चेंज किया। दोनों का ही जानना चाहता हूँ कि विद्यालय में आपने एनवायरमेंटल सब्जेक्ट को एक ऐसा बना दिया कि वो आपके बहुत मजा आएगा वो सुनकर। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि बहुत ज्यादा तेज आंधी तूफान आया। आंधी तूफान में बहुत मतलब सैकड़ों की संख्या में पक्षी के बच्चे थे, ऊपर से नीचे गिरे, उनके अंडे भी गिरे, पक्षी भी गिरे, नीचे आकर के, क्योंकि बहुत ऊंचे पेड़ है, हाँ नीचे गिरते तो नीचे आते से या तो दम तोड़ देते हैं, हट जाते हैं, या इंजर हो जाते हैं, हाथ पे टूट जाते हैं। उन पक्षियों को जब देखा तो दूसरे दिन विद्यालय खुला, हमने आकर के देखा तो वो पक्षी कोई लंगड़ा करके चल रहे हैं, कोई नीचे पड़े हुए हैं। देख करके मन बहुत द्रवित हो गया कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे जो बच्चे खड़े हुए थे, छोटे छोटे बच्चे, 10वीं क्लास तक का स्कूल, बच्चे खड़े हुए थे, बच्चों से मतलब कुछ तो बच्चे रो दिए देख करके कि सर ये क्या हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन कर दिया उनके बीच में कि तो बेटा आप लोग कर भी क्या सकते हैं, अपन कुछ नहीं कर सकते। मैंने उनका मन टटोलने की कोशिश की कि यार देखते बच्चे क्या बोलते हैं। जैसे बच्चों के मतलब बड़े प्यारे से उत्तर निकल के आए, बोले सारे काम करते हैं, पेड़ों के नीचे ना हमारे घर से साड़ी ले आते, साड़ी बांध देंगे, तो ऊपर से जो पक्षी करेंगे साड़ी पे तो एंजॉय नहीं होंगे, बच जाएंगे। कुछ ने कहा कि सर अपन नीचे घास बिछा देते हैं, कुछ ने कहा कि सर अपन घोंसले बना देते हैं, तो घोंसले अपन बांधे और घोंसले ऐसे घोंसले बनाएंगे कि उनमें से बच्चे नीचे नहीं गिरेंगे। तो मैंने कहा बेटा कैसे बनाएंगे, कहाँ से घोंसले बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे। तो बच्चों ने कहा कि सर आप चिंता मत करो, हम बना के आते हैं। हम करेंगे। दिपांशु विश्वास नहीं करोगे, ये दैनिक भास्कर की न्यूज़ है, मंडे पॉजिटिव में दैनिक भास्कर ने ये न्यूज़ छापी था कि बच्चों ने अपने घर में जो वेस्ट मटेरियल था, जो पुराने डब्बे थे, कैन थी, जो कहते हैं टब थे, तगाड़ियाँ थी, वो जो वेस्ट थे उन्हें उन्हीं में घास वास लगा लोगों उनको तैयार कर करके बढ़िया अच्छे गेट भी बनाया, घोंसले बनाया। मतलब कबाड़ से जुगाड़ था, ये बच्चों के मन में, तो बच्चे घोंसले बना करके लाए। मैंने पहली बार पर्यावरण में जो नंबर दिए हैं मैंने उसी को आधार बना करके 10वीं क्लास में प्रोजेक्ट वर्क से जुड़ा। तो स्वागत करते हैं आज आपका एक नए एपिसोड में डी हैंडसम पॉडकास्ट में। और आज का एपिसोड आप अगर विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बड़ा सहायक होगा, और अगर आप अध्यापक हैं, जैसे हम पहले कहते थे मार्ट साहब, अगर आप मार्ट साहब हैं, अगर आप शिक्षक हैं, आप प्राइवेट शिक्षक हैं या सरकारी शिक्षक हैं, तो ये आप लोगों के लिए भी ये बड़ा सहायक एपिसोड रहेगा, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थी के लिए कितना मेहनत करता है, उसके लिए कितना चैलेंजिंग होता है। एक शिक्षक अपने धनराशि से विद्यालय के निर्माण के लिए कितना प्रयास करता है, समाज कल्याण के लिए कितना प्रयास करता है, एक अच्छे कार्यों में कितना मेहनत करता है, एक शिक्षार्थी को पढ़ाकर बड़ा बनाने के लिए इंसान के लिए कितना प्रयास करता है। तो आज इस एपिसोड में हम ये वाली बात करेंगे। तो आज जो हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो मेरे भी गुरु हैं और आपके भी कहीं ना कहीं गुरु होंगे, जो आप लोग अगर देखेंगे इस एपिसोड को, आप 2 बार जिला स्तरीय माननीय कलेक्टर महोदय से, माननीय मंत्री महोदय से आप सम्मानित हैं, एवं आप विकलांग बच्चों को लेकर और समाज कल्याण में जो गरीब वर्ग में आते हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी आप कार्य करते आ रहे हैं। आज आप वर्तमान में रायसेन जिले के दाहोद ग्राम में आप शिक्षक हैं और आप मैथ्स के अध्यापक हैं, शिक्षक हैं। और मैं स्वागत करता हूं सुरेश श्रीवास्तव जी का। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने दी हैंडसम पॉडकास्ट में समय दिया। हम कैसे हैं आप सर? ठीक हो दिपांशु? बढ़िया।
तो ये मैं जानना चाहूंगा, ये शिक्षक की जो एक जर्नी आपकी जो थी, क्योंकि जो हमारा पूर्व जो समय था, बाल्यकाल मैंने भी जो आपसे ही पढ़ा, 10th क्लास में आपके साथ पढ़ी, लेकिन जो पूर्व समय था, जो हमारे माता पिता का समय था, कि उस समय मेरा बेटा को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, इतना टीचर्स फील्ड में गवर्नमेंट के द्वारा भी नहीं थी मदद राशि और इतनी सैलरी नहीं थी, तो आपका कैसे प्लान बन गया है, उसके बारे में जानने पहले हम जर्नी स्टार्ट आपकी कैसे? अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा इस फील्ड में आना या शिक्षकीय कार्य को करना, वो भी एक अपने आप में एक इंसिडेंट रहा है। मैंने अपने पहले जहां पर जो अपना कार्य प्रारंभ किया, उस कार्य में पहला शुरू से मेरा शिक्षण कार्य नहीं था। कंपनी वगैरह में भी काम किया है, केमिस्ट के तौर पर भी काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं उन कार्यों को करने के बाद में एक अंदर से एक आंतरिक संतुष्टि नहीं कि नहीं यार, मतलब हम जो काम कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि हम सिर्फ काम कर रहे हैं, सिर्फ खाने कमाने के लिए कर रहे हैं, या उससे समाज का कहीं से कहीं तक कोई जुड़ाव नहीं होता है। फिर लगा कि वो करना चाहिए जिससे मन संतुष्ट हो। तो फिर उसके बाद इंसिडेंटली ऐसा हुआ कि मैंने शैक्षणिक कार्य में अपने आप को संलग्न किया। सबसे पहले मैंने यहाँ मंडीदीप में ही दिव्यता निकेतन से वो टीचिंग प्रारंभ की जी। और टीचिंग प्रारंभ करने के बाद में फिर मैंने एक बार कंपनी में काम कर करके देखा। वो इसलिए कार्य करके देखा कि इसमें और उसमें आप देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। हाँ। पहले शुरू से तो शिक्षा विभाग का अनुभव था नहीं, लेकिन जब कंपैरेटिवली मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा जो जन्म हुआ है वो सिर्फ शिक्षा देने के लिए हुआ है, तो कहीं से कहीं तक किसी दूसरे प्रोफेशन में मैं जाऊं वो मुझे बिल्कुल उचित नहीं लगा। और फिर मैंने पूरी तरीके से इसे जो है अपने जीवन में उतार लिया। शुरुआत में प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाया, तो वो भी अपने आप में एक अच्छा अनुभव रहा। यदि प्रारंभ से ही मैं गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट में होता, सरकारी डिपार्टमेंट में होता, तो शायद उन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और जो सरकारी स्कूल्स हैं उनके बीच में एक तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर पाता। तो जब प्राइवेट स्कूल्स में भी एक लंबे समय तक पढ़ाया और उसके बाद शासकीय स्कूलों में एक लंबे समय तक पढ़ाया, तो इसमें समझ में आया कि शासकीय स्कूल में पढ़ाने पर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं एक गवर्नमेंट टीचर को। बहुत आसान होता है बाहर से ये कह देना कि नहीं, शासकीय स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, शासकीय स्कूलों का स्तर अच्छा नहीं है, या प्राइवेट स्कूल्स का स्तर बहुत अच्छा है। तो ये बाहर बैठे वो लोग कैसे कह देते हैं जिन्हें इसकी डेप्थ नहीं पता है, जो बस बैठ के बात कर रहे हैं, चौराहे पे बैठ के बात कर रहे हैं कि यार ये बहुत ज्यादा सैलरी लेते हैं, आते नहीं है टाइम पे, या बच्चों का मेंटल लेवल उनका बौद्धिक विकास नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर्ली। तो ऐसा ये कहना तो गलत होगा, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें जो बच्चे आते हैं उनके जो माता पिता हैं वो मेंटली पूरी तरीके से सेटल्ड हैं। उन्हें शिक्षा क्यों देनी चाहिए, शिक्षा का क्या महत्व है, उसके बारे में वो प्रॉपर्ली जानते हैं। इसलिए वो उनको प्राइवेट विद्यालय में भेजते हैं। प्राइवेट विद्यालय में भेजने के बाद में जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनको उनके माता पिता गंभीरता से लेते हुए पूरी करते हैं। वहीं शासकीय विद्यालय की यदि हम बात करें तो आज भी उनके जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं जो बच्चों के, शासकीय विद्यालय के बच्चों के, वो उस शिक्षा के महत्व को समझते नहीं। तो वहां पर टीचर के ऊपर डबल प्रेशर होता है कि बच्चों को पढ़ाना भी है और उन्हें कहां तक पहुंचाना है, जो उनकी मंजिल है वहां तक पहुंचाने का रास्ता भी उनको तय करना है। आपकी जो शुरुआती जैसे थी, आपने प्राइवेट में भी पढ़ा है, गवर्नमेंट नहीं पढ़ा है, लेकिन जो जैसे माता पिता अलग प्रेशर देते हैं कि भाई तू ये कहाँ पढ़ा रहा है यार स्कूल में। जैसे मेरा भाई भी इंजीनियरिंग कर रहा था, तो HED में उन्हें बाद में किया, स्नातक मुझे जैसे बोलते हैं शब्दों में नहीं आ पा रहा है, लेकिन वो पहले विद्यालय में उन्हें केमिस्ट्री पढ़ाया, तो मम्मी बड़ा गुस्सा होती थी। तो ऐसा आपके साथ भी हुआ क्या उस समय कि भाई कहाँ तू टीचर बन रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है? बिल्कुल, ये चीजें तो मेरे सामने भी हैं कि यार अच्छा खासा ठीक ठाक मेंटल लेवल है और भी कुछ अच्छा कर सकते हो, तो फिर ये टीचिंग में ही जाने का क्यों है? तो वही जो मैंने अभी एक बात बताई कि वो अपना एक सेल्फ आत्मज्ञान विकसित होता है कि नहीं यार, मतलब मुझे तो कुछ करना है। और बहुत ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है या एजुकेशन लाइन है, इसमें बहुत कुछ करने के लिए। और शायद आज यदि मैं कहूँ दीपांशु मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो शायद मैं केमिस्ट होता या मैं मान लीजिए कंपनी लाइन में होता, किसी दूसरी लाइन में होता, तो शायद आज अपन ऐसे बैठकर चर्चा नहीं कर रहे होते। तो इसमें करने के लिए बहुत स्कोप था, तो मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि लॉकडाउन के बाद जो रहा कि एक भारत सरकार ने भी उसके लिए प्रेशर किया
और विद्यालयों में भी प्रेशर रहा कि हाँ। ऑनलाइन एजुकेशन को ज्यादा बढ़ावा दिया, जिसमें बच्चों के माता पिता जो फोन से दूर कर रहे थे बच्चों को, उन्हीं ने फोन खरीद खरीद के देना पड़ा। तो उसको हम किस तरीके से देखते हैं एज ए अध्यापक कि विद्यार्थियों के लिए वो कितना प्रॉफिटेबल रहा है, कितना लॉस में रहा है? मैं इसको दो भागों में डिवाइड करके बात करता हूँ। शासन ने ऑनलाइन एजुकेशन जो चालू करी वो प्रॉपर तो कोरोना काल में करी। वो शायद उस समय की डिमांड भी थी कि बच्चे यदि घर में बैठे हुए हैं तो वो शिक्षा से वंचित ना हो, क्योंकि उस समय पता नहीं था कि ये कोरोना काल कितना लंबा खींचेगा। हाँ। फिर भी 2 साल के करीब तो खींचा हो। और उसमें जो कंडीशंस थी कि बच्चे बाहर नहीं निकल सकते थे, बच्चों को पूरे समय तो मनोरंजन से नहीं लगाया जा सकता, और मनोरंजन की भी एक सीमा थी, तो उनको एजुकेट करना भी जरूरी था। हाँ, बिल्कुल। तो उस समय शासन ने जो ऑनलाइन शिक्षा की पद्धति लेकर के आए वो उस समय के लिए तो बहुत ज्यादा उचित थी, परंतु उसके बाद भी इसकी कंटिन्यूटी रखना, क्योंकि ये चीज शासकीय विद्यालय में तो मैं नहीं कहूंगा कि ये चीज की कंटिन्यूटी है। अभी ऑनलाइन शिक्षा शासकीय विद्यालयों में नहीं है, ये प्राइवेट विद्यालय, अभी भी प्राइवेट में ये चीज संचालित है। मैंने ये चीज देखी है, मेरी भी बेटी है। मैं जनरली देखता हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या जो मिशनरी स्कूल हैं वो आज भी कुछ कंटेंट जो है वो मोबाइल में भेज देते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से दे देते हैं कि, या वेब मीटिंग्स के माध्यम से भी ये चीजें होती हैं। तो उसमें कहते हैं कि अब आप इससे जुड़े रहो या ये चीजें आपको कंप्लीट करके लानी है घर से। अब माँ बाप की भी मजबूरी ये रहती है कि उन्हें तो पढ़ाना है, और उन्हें पढ़ाना है। और जो प्राइवेट स्कूल्स में जनरली जो पढ़ रहे हैं तो उनको तो वो मोबाइल भी उनके हाथ में देना है। तो जब हमने ये चीज देखी कि नहीं मोबाइल उनके हाथ में देख रहे हैं, तो बच्चे आजकल मोबाइल में भी इतने कंटेंट ऐसे भी उसमें डले हुए हैं जो शायद बच्चों के लिए या उनकी एज के लिए उपयुक्त नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि उसमें एजुकेशनल कंटेंट काफी अच्छा है, यूट्यूब पे भी अच्छे वीडियोस डले हुए हैं, अलग अलग चीजें बच्चों को समझने में, एक्स्ट्रा चीजें समझने में उनको आसानी होती है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। आज के समय में तो ये टेक्नोलॉजी है कि सीधा बच्चे कुछ भी उसमें बोल देंगे गूगल पर, तो वो चीज पूरा का पूरा अच्छा बुरा पूरा कंटेंट। अभी तो एक नई चीज और प्रारंभ कर दी, चैट जीपीटी, जिससे और एआई से ज्यादा वो पावरफुल हो गया, वो खतरनाक है, उसमें सारी चीजें मिल जा रही है उसमें। तो ये मतलब शिक्षा से उसमें कुछ प्रभाव पड़ा, बड़ा कुछ उसमें कि मतलब नुकसानदायक रहा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बगैर गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। और जो फिजिकली एक टीचर बच्चों के सामने बैठ करके जो ज्ञान देता है वो ऑनलाइन शिक्षा से संभव नहीं है। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चे को आप ठीक है बौद्धिक स्तर तक कुछ आगे तक आप पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो फिजिकली टीचर सामने बैठ करके जो समझाता है उसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें भी होती हैं। बच्चा भी शिक्षक के महत्व को समझता है, उसके अंदर एक अनुशासन की भावना आती है। एजुकेशन सिस्टम जो है हमारी भारतीय सरकार का, उसमें ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगता है कि ये सही नहीं है, जिसमें सुधार होना चाहिए? शासन ने जैसे अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आई है, उसमें भी उसका भी इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे हो रहा है। और उसके साथ साथ शासन ने जो सीएम राइज विद्यालय बनवाए कई जिलों में बने हैं। हाँ, जिलों में अभी विकासखंड लेवल पर इन्होंने इस चीज को बनाया है। तो उसमें सुविधाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। उसकी जो अधोसंरचना है, जो मूलभूत सुविधाएं बच्चे के लिए होनी चाहिए, पानी की सुविधा होनी चाहिए, टॉयलेट की सुविधा होनी चाहिए, या जो डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, या आर्ट एंड क्राफ्ट की जो क्लासेस लगनी चाहिए, वो आज के समय में वर्तमान स्वरूप में देखूं तो वो चीजें प्राप्त हो रही हैं। लेकिन वो सिर्फ सीएम राइज विद्यालय है, जिन्हें आजकल सांदीपनी विद्यालय भी बोला जाता है। हाँ, अभी रिसेंट सीएम उसमें ये चीजें दी जा रही है, वहां तक ठीक है। लेकिन अभी क्या है, वर्तमान में वो विकासखंड लेवल पे 1 या 2 विद्यालय बने हुए हैं। जो प्रधानमंत्री जी की भी जो योजना है पीएम श्री विद्यालय भी प्रारंभ करेगा। उसमें भी जो गांव लेवल पे कुछ विद्यालय हैं जिनको पीएम श्री योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, उनमें भी उन सुविधाओं को दिया जाएगा और बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। परंतु इस समय एक चीज जो मैं कहूंगा कि शायद उचित नहीं भी होगा, वो यह है कि इसमें बहुत सारे विद्यालय बंद हो जाएंगे। जो आज भी गांव में जो छोटे छोटे विद्यालय खुले हुए हैं, जहाँ पर सराउंडिंग के बच्चे आकर के शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं, उनके सीएम राइज विद्यालय, पीएमसी विद्यालय खुलने से वो विद्यालय बंद हो जाएंगे जो सरकार के हैं। हाँ, जो शासन के। तो प्राइमरी स्कूल तो उनको शिक्षा प्राप्त वो सीएम राइज से भी कर सकता है। हाँ, सीएम राइज से प्राप्त कर सकता है। हाँ, बिल्कुल कर सकता है। हाँ, उसके लिए भी उन्होंने बसेस की सुविधाएं करी भी हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन होने में अब समय लगेगा। क्योंकि मैंने अभी बताया कि विकासखंड लेवल पर 1 या 2 विद्यालय है, तो विकासखंड छोटा तो नहीं होता है ना। वो जो दूर के बच्चे हैं,
वो तो यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने नहीं आ पाएंगे। मतलब उसमें ऐसा सुधार कर सकते हैं जैसे कि जो मूलतः जो पूर्व में बने हुए विद्यालय हैं उनको ही और उनको और ज्यादा संसाधन दिए जाना चाहिए। संसाधन जैसे बिल्कुल कि मैं भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार जो कर रही है वो अपने स्तर पे कर रही है। जैसे हमने अभी दिल्ली के मॉडल स्कूलों के बारे में भी सुना, तो उसमें शासन की पूरी भूमिका थी कि शासन ने पैसा भी लगाया, उसकी जो सुविधाएं जो देनी चाहिए बच्चों को, बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए जो चीजों की आवश्यकता है वो वहां के उन्होंने विद्यालयों में दी। वो हो गया शासन के स्तर का काम। यहाँ पर भी सीएम राइज विद्यालय खोलना, उनमें सुविधाएं देना, ये भी शासन के स्तर का काम है। पीएमसी विद्यालय खोलना, ये भी शासन का काम है। तो शासन अपने स्तर पे जो कर सकती है शासन कर रही है। उसमें मैं यदि ये बात बोलूं कि शासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है या उसमें क्या सुधार करने चाहिए, तो शासन इस ओर ध्यान तो दे रहा है, शासन ने काम किया भी है, परंतु एक शिक्षक अपने स्तर पर विद्यालय को कैसे और ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकता है, वो एक अलग चीज हो जाती है। अकेली सुविधाओं से ही पूरा ज्ञान नहीं दिया जा सकता, वहां शिक्षक के अंदर भी आत्म चेतना का जागृत होना आवश्यक है। अब इसमें यदि हम बात करें, जैसे मैं अपने विद्यालय की बात करूंगा, एक एग्जांपल के तौर पर लेता हूं कि मेरे विद्यालय में पहले मूलभूत सुविधाओं की कमी थी। शासन ने एक राशि निर्धारित करी हुई है कि सालाना हम इतनी राशि हम आपको देंगे, उसमें आपको जो है विद्यालय की मरम्मत भी करवानी है, जो भी रंग रोगन करवाना है वो भी है, लेकिन वो राशि उतनी नहीं होती है कि उसमें बच्चों के लिए अलग से रूम बनवाए जा सके, बच्चों की और ज्यादा सुविधाएं वहां पे उपलब्ध करवाई जा सके। तो उसके लिए मैंने भी एक प्रयोग करके देखा कि चूंकि मेरा जो स्कूल है शासकीय हाई स्कूल दाहोद, इसके सराउंडिंग में भी आसपास मंडीदीप है, ग्राम है, मंडीदीप जगह है जहां पर बहुत सारी कंपनियां हैं। तो वहां पर हमने ये विचार किया कि इतनी सारी कंपनियां हैं, उन कंपनियों से हम अपने विद्यालय के विकास के लिए क्या लाभ ले सकते हैं। तो उसके लिए मैंने भी और मेरी जो हमारी प्रिंसिपल रही उनके साथ भी, उनको भी साथ में लिया। हमने कहा मैडम हमें कुछ काम करना चाहिए जिससे विद्यालय के जो अधोसंरचना है उसको हम विकास कर सकें समाज। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जो एक बहुत बड़ी कंपनी है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, उनसे भी संपर्क साधा। एक स्वयंसेवी संस्था थी, इन्हीं के द्वारा इनके जो CSR जो होते हैं कंपनी के, एक्चुअल में CSR होता है कंपनी का 2% लाभांश, उससे उसको उन्हें सामाजिक कार्यों में लगाना पड़ता है, ये शासन की। तो हमने सोचा कि क्यों ना उनके CSR का फायदा लिया जाए। तो हमने कंपनी में जाकर के उनसे चर्चा करी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी में संजय सिंह सर ने, उनसे भी चर्चा की। एक राउंड टेबल इंडिया करके ग्रुप है, ये कंपनी का जो ग्रुप है, उनसे भी हमने चर्चा करी कि आप किस तरीके से हमारे विद्यालय को लाभान्वित कर सकते हैं। तो दीपांशु, उससे फायदा इतना मिला है कि कंपनी ने हमारी बात को गंभीरता से ली। गंभीरता से लेने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी टीम आएगी, हम देखेंगे कि आपके विद्यालय में कौन कौन सी चीजों की कमी है, बच्चों को कौन सी और सुविधाएं प्रदान की जा सकती है, उसको हम पूरा फोकस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा हम लाभान्वित करने की कोशिश करेंगे। और उनकी टीम आई भी, उन्होंने आकर के पूरा अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में उन्होंने देखा कि नहीं, यहाँ पर वाकई में रूम की आवश्यकता है। तो उन्होंने वहां पर 3 बड़े बड़े हॉल बना करके दिए। अच्छा। बच्चों को फर्नीचर की आवश्यकता थी, प्रॉपरली पूरे फर्नीचर दिए, लेटरिन बाथरूम बनवाए, और स्कूलों में जिस चीज की कमी थी वो उसकी उन्होंने पूर्ति करने की कोशिश। तो सर, हम जैसे देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम जो हमारा भारतीय सरकार है हमारे भारत में, तो उसमें ऐसी कौन सी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम उपयोग में नहीं ले रहे हैं एज ए शिक्षक, और ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम जबरदस्ती में लेके घूमे जा रहे हैं कि भाई जो इसका इंपॉर्टेंस ही नहीं है हमारे एजुकेशन फील्ड में। तो एज ए शिक्षक की आप क्या विचार रखते हैं उसके चलते कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको रखना था और हम उसके लिए प्रयास भी कर सकते हैं। पहले मैं इसकी कमियों के बारे में बताऊं थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल। जो शायद मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो ये है कि शिक्षक, गवर्नमेंट शिक्षक है, ठीक है, एक अच्छी खासी उसकी सैलरी होती है जी, उसके हिसाब से उसका प्रॉपर उससे वर्क नहीं करवाया जा रहा। मैनेजमेंट थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। दूसरी चीज, उनसे जो शिक्षा के अलावा जो दूसरे कार्य करवाए जा रहे हैं, जैसे शिक्षक को BLO बनाया जा रहा है, नंबर 1, शिक्षक से इसके अलावा जो दूसरे कार्य हैं वो करवाए जा रहे हैं, तो ये कार्य नहीं होना चाहिए। इन कार्यों को करने से क्या होता है कि उसका जो
शैक्षणिक कार्य है वो तो प्रभावित होता ही है, हाँ। साथ में शिक्षक दूसरे कार्यों को करने के लिए जो शिक्षा से संबंधित नहीं है, समाज में यदि घूमता है, घर घर घूमता है, तो कहीं ना कहीं उसके चाहे आत्मसम्मान की बात करें या उसके प्रतिष्ठा की बात करें, इस पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है। क्योंकि समाज में शिक्षक का जो एक स्थान है वो पूजनीय है, प्रतिष्ठित है। ये तो हो गई बात कमियों की कि ये इसमें सुधार होना चाहिए, उनसे गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाए जाने चाहिए। दूसरी यदि हम बात करें कि क्या और उसमें संशोधन होना चाहिए, क्या ऐसी चीजें होंगी जो इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों के लिए, वो ये है कि फर्स्ट चीज जो है वो ये है कि शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस, मैं इसके पक्ष में हूं। इससे क्या होगा कि समय पर शिक्षक विद्यालय में उपस्थित होगा और समय ही से ही विद्यालय से बाहर जाएगा। अब चूंकि शिक्षक समय पर विद्यालय में आ गया है, बच्चे आ गए हैं, तो बिल्कुल समय पर ही बाकी की सभी गतिविधियां होंगी, चाहे उनके पीरियड लगने की बात हो, चाहे उनको उनसे इससे रिलेटेड जो दूसरे कालखंड लगाए गए, चाहे आर्ट या क्राफ्ट की बात करें या पुस्तकालय की बात करें या उनके प्रैक्टिकल की प्रोजेक्ट की बात करें, तो वो पीरियड्स भी प्रॉपर्ली लग पाएंगे। तो सबसे पहली चीज हो गई शिक्षक का समय पर उपस्थित होना, ऑनलाइन, बिल्कुल ऑनलाइन अटेंडेंस अच्छी चीज है। दूसरी यदि हम बात करें वो है विषय वस्तु की। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या मैं कहूँ कि आज के समय की जो डिमांड है वो है इंग्लिश मीडियम, और हमारे जो शासकीय विद्यालय हैं वर्तमान में, आगे शासन उनमें कौन सी किस भाषा में उनका शैक्षणिक कार्य करवाना चाह रहा है वो बात की बात है। मैं प्रेजेंट की यदि बात करूं तो प्रेजेंट में या एक लंबे अतीत से यदि हम बात करें तो हिंदी माध्यम में ही शिक्षा दी जा रही है। ये मेरा प्रश्न भी था। विद्यालयों में देखते हैं, सरकारी विद्यालयों में बड़े ही शिक्षकों को उत्तीर्ण कर वो एग्जाम देकर क्रैक कर वो विद्यालयों में प्रवेश करते हैं शिक्षा देने के लिए, और फिर भी सरकारी विद्यालय में सिर्फ हिंदी ही माध्यम को ही पढ़ाया जा रहा है, जबकि शिक्षक इतना मेहनत करके बीएड वगैरह अभी अब तो और ज्यादा चीजें कर दी कि आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज होना चाहिए शायद में, तो उसके बाद भी वहाँ पे हिंदी माध्यम ही चलाया जा रहा है। ये मेरा एक प्रश्न था, क्योंकि बात ये थी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो ये भी शायद कहीं ना कहीं उसका एक भाग। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि शासन स्तर पर इन विद्यालयों को इंग्लिश मीडियम बनाया जाए, ठीक है। हम आज भी शायद कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि शासकीय विद्यालय के बच्चों को हम कमतर आते हैं। मैं एक बात एक एग्जांपल के तौर पे भी लेना चाहूंगा कि इंग्लिश उसमें नाम मात्र की है, सिर्फ एक इंग्लिश एक विषय है, और विषय में भी कंडीशन ये है कि उसमें भी प्रॉपर बच्चों को इंग्लिश से इंटरेक्ट नहीं करवाया जा रहा है। बच्चा पूरी तरीके से एक हिंदी माध्यम में होकर गया है। अब ऐसे में ये चीज कहीं ना कहीं विद्यालय में बच्चों की संख्या को भी प्रभावित कर रही है। पेरेंट्स आज के समय में, अब तो गांव में भी मतलब ज्यादा तो नहीं कहूंगा, फिर भी कुछ परसेंटेज तक पेरेंट्स आज भी जागृत ये हैं कि हमें हमारे बच्चों को इंग्लिश माध्यम मीडियम स्कूल के बच्चों में उनके इस विद्यालयों में पढ़ाना है। अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने को लेकर के वो भी उत्साहित है, लेकिन हमारे विद्यालय तो हिंदी माध्यम के। और ऐसा नहीं है जैसे अभी आपने बताया कि यहाँ पर शिक्षक जो होते हैं वो बहुत एग्जाम पास करने के बाद में शिक्षक बनते हैं। अभी आज के समय में जैसे चयन परीक्षा हो गई, पात्रता परीक्षा हो गई, उसके बाद बीएड भी है, ये सब करने के बाद में उसका चयन होता है पढ़ाने के लिए। लेकिन प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होना, प्रॉपर एक एजुकेशन सिस्टम उनको नहीं मिल पाना, जिसके कारण शिक्षक भी जो अपना बेस्ट देना चाहता है वो भी नहीं दे पाता। तो कहीं ना कहीं थोड़े से सुधार की आवश्यकता तो है कि कहीं ना कहीं इनको धीरे धीरे करके ही सही हिंदी माध्यम से इंग्लिश माध्यम में लाने की आवश्यकता है। बिल्कुल। जैसे देखता हूँ कि कई सारे, मैंने जब अभी प्रयास किया था कुछ स्कूलों में भी मैं कभी गया तो वहाँ की जगह प्राइमरी में सिर्फ 24 बच्चे कुल की संख्या जो देखी जाती है, मिडिल में संख्या 50 बच्चों की। तो ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में, अब हम बड़े नगर में देखें तो वहाँ तो फिर भी एक स्तर बढ़ जाता है क्योंकि ज्यादा वर्ग वैसा रहता है सरकारी विद्यालय में। तो सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या कम होने का कारण क्या है? सबसे पहले मैं इसको शासन की योजनाओं से जोड़ता हूँ और वो अच्छी है। शासन इसमें प्रयास कर रहा है। शासन ने देखिए एक ग्रामीण स्तर पर, चूंकि बात हम सरकारी स्कूल की कर रहे हैं, तो जैसे हम सरकारी स्कूल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं आता है कि वो स्कूल एक ग्रामीण स्तर का स्कूल है। वहां पर हम ये चीज देखते हैं
शासन ने जो सुविधाएं दी हैं उनमें MDM है, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, उसके पीछे भी शासन का सोच बहुत अच्छी रही। बड़ा प्रयास कि था। हाँ बहुत बड़ा है। हाँ। कि माता और पिता दोनों को कमाने के लिए जाना है। हाँ। वो कमाने के लिए चले जाएंगे, फिर बच्चे के भोजन की व्यवस्था कौन करेगा ग्रामीण लेवल पे? तो वहां पर मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, बच्चों को जो है मेन्यू के अनुसार भोजन दिया भी जाता है और उसकी मॉनिटरिंग भी प्रॉपर्ली होती है। अच्छा बोलो, मैंने खुद में भी खाया है। गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार है, और हफ्ते में एक बार उनको जो पूरी और खीर भी दी जाती है। हाँ। अच्छा, एक दिन पराठे ही मिलते हैं उसमें शायद। हाँ, वो ऐसी स्थिति होती है कि मान लीजिए कभी ऐसा लगता है कि नहीं बच्चों का मन है, हाँ। तो वो लोग पराठे भी बना करके पराठे। बिल्कुल, ये भी सुविधा है। हाँ। जो थोड़े दूर से बच्चे आते हैं उनके साइकिल की भी सुविधा है, साइकिल भी दी जाती है, उसकी राशि दी जाती है, गणवेश भी दिया जाता है। जनरली अब आज के समय में यदि मुझे बार बार ये कहना फिर उचित नहीं लग रहा है कि प्राइवेट स्कूल्स में तो जनरली क्या होता है, पेरेंट्स को खरीदना पड़ता है, उनको कोर्स भी खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल, ठीक है, कोर्स भी खरीदना है, उनको गणवेश भी खरीदना है, उनको यदि दूर है तो साइकिल भी खरीदना है या वहां से वाहन की जो भी व्यवस्था करनी है। उसके बाद में उनको टिफिन भी ले जाने की जरूरत पड़ती है। ये सब प्राइवेट स्कूल्स में होता है, लेकिन शासन ये सब चीजें फ्री उपलब्ध करवा रहा है, और तो एजुकेशन भी फ्री है। हाँ। परंतु उसके बावजूद भी हमारे सरकारी स्कूल में चाहे प्राथमिक लेवल की बात करूं या माध्यमिक लेवल की बात करूं, वहां पर बच्चों की संख्या कम होती जा रही है या कम है। उसका रीजन सबसे जो बात यह है कि कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर पर भी लोगों को या शहरी स्तर पर भी लोगों के दिमाग में यह भर दिया गया है कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्रॉपरली नहीं दी जाती। नंबर 1। नंबर 2, गैर शैक्षणिक कार्य के लिए जब शिक्षक बाहर घूमता हुआ दिखता है तो वहां पर भी ये आक्षेप उसके ऊपर आता है कि शिक्षक पढ़ाता काम है, बाहर घूमता जाता है। ये भी एक भ्रांति समाज में फैला दी गई है। अब किसके द्वारा फैलाई गई है ये शायद बताना आवश्यक नहीं है। हाँ। तीसरी यदि हम बात करें, मान लीजिए 1st से 5th तक अभी एजुकेशन है, प्राइमरी है, तो वहां पर 2 या 3 शिक्षक होते हैं, और कहीं कहीं तो क्या है वो 3 शिक्षक भी पूरे नहीं हो पाते। तो ये भी देखने को आता है कि उनके प्रॉपरली पीरियड नहीं लग पाते, प्रॉपरली उनको एजुकेशन प्राप्त नहीं हो पाती। ऐसा लोगों की सोच में होता है। तो इसके कारण वो मतलब आज के समय में जो 2-4-10 हजार रुपए कमाने वाला महीने वाला आदमी है, वो भी ये चाहता है कि वो प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाए। उनको कहीं ना कहीं बताया गया है कि फ्यूचर जो है सिर्फ प्राइवेट स्कूल में ही, सरकारी में नहीं है, जबकि सरकारी में भी पूरी की पूरी सुविधाएं दी जा रही है शासन के स्तर पर। तो मैं समझता हूँ कि अभी लोगों के मन में जो भ्रांति है वो भ्रांति को निकालने में हमें समय लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से सरकारी स्कूलों में भी संख्या बढ़ेगी और बहुत बढ़ेगी। प्रयास कर रहे हैं 100% शिक्षक लोग भी कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। मेरे मन में एक विचार आया था, मैं भी आपके पास में कोचिंग में पढ़ा हूँ, तो मैं तो बड़ा मस्ती होता वैसे। मैं सच में ही नहीं पढ़ता था, मैं तो इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बंक मारता था। तो ऐसा कोई बच्चा आपके मन में रहा कि यार ये मेरा बड़ा प्रिय है? एक शिक्षक का प्रिय बच्चा होता है कि भाई मतलब ये कुछ भविष्य में बहुत अच्छा करेगा, और वो ही जाकर जो है कि उसने कुछ नहीं किया और आगे जाके वो आगे गोबर हो गया कि मतलब हमने सोचा था कि ये कुछ बहुत अच्छा। तो ऐसा कोई बच्चा अभी तक? हाँ, ऐसे एग्जांपल्स आते हैं। हाँ। और समय समय पर मैं समझता हूँ कि हर सेशन में एक या दो एग्जांपल्स ऐसे आ ही जाते हैं। और अतीत के बारे में भी सोचूं तो अच्छा खासा तुमने एक अच्छा एग्जांपल दे दिया पर ऐसा होता है। हाँ। पर मैं समझता हूँ कि जरूरी नहीं कि उन्होंने जिन बच्चों की हम बात करें उन्होंने यार कुछ नहीं किया। कभी बच्चा ये होता है कि वो भले ही उतनी एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाता, लेकिन वो दूसरे क्षेत्र में अपना काम जरूर अच्छा कर लेता है। उसमें दीपांशु भी एक अच्छा है। तो मैं समझता हूँ कि असफल विद्यार्थी तो नहीं कहेंगे, वो दूसरे फील्ड में जाकर उन्होंने उस चीज को प्राप्त कर लिया। अभी भी बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, मैं एक एग्जांपल के तौर पे लूंगा। हमारे यहाँ एक इंडस्ट्रियलिस्ट है एक बच्चा, वो भी मैंने उसको पढ़ाया है। तो उस समय पे मुझे लगता था कि यार ये शायद ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसको लेकर बहुत ज्यादा आसान्वित नहीं थे। नाम अभी लेना मेरे को शायद उचित नहीं होगा उस बच्चे का, क्योंकि भाई सबकी अपनी एक सामाजिक प्रतिष्ठा है। और तो परंतु मैं दीपांशु की बात बताऊं, एक अंतराल गुजरा। उस अंतराल के बाद में उसमें चूंकि मैं सोशल मीडिया से जुड़ा रहता हूँ, मैंने सोशल मीडिया पर उस बच्चे को देखा। उस बच्चे ने मेरे से कांटेक्ट किया कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, जबकि मैंने उसके बारे में सोच के रहा था कि यार ये कुछ नहीं कर पाएगा, पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। आप विश्वास नहीं करोगे कि जब वो मेरे घर आया तो अपनी पर्सनल ऑडी से आया
और आकर के बढ़िया सूट बूट में आकर के उसने कहा कि साहब मैं बच्चों के लिए मिठाई लाया हूँ और आप बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ। तो जब मैंने पूछा कि यार ये स्थिति कैसे, तो फिर उसने बताया कि सर मैं मतलब जो है मैंने एजुकेशन भी प्राप्त करी, उसके बाद मुझे भी लग रहा था कि यार मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने एक दिन लिया और पूरी किताबें रखी। तो किताबें रखने के बाद फिर मैंने ठंडे मन से विचार किया कि एक्चुअल में मैं बना किस चीज के लिए हूँ। और फिर उसने उस फील्ड में काम किया और आज वो कम से कम 200 करोड़ का उसका टर्नओवर है और कंपनी दो या तीन कंपनी का मालिक है। तो ऐसा होता है, तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ऐसा है, अपनी अपनी फील्ड में वो सफल हो ही जाते हैं। या इस एपिसोड को अगर यहाँ तक आप देख चुके हैं तो ये जो अभी प्रसंग निकला है इस पर आप बिल्कुल ये बस सोचिएगा जो विद्यार्थी है कि मतलब अपनी किताब बोरियों में रख दो और मस्त एकदम 200 करोड़ के मालिक बन जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है। आप उस फील्ड को समझिए जो विद्यार्थी सर के रहे, उनने अपना एक फोकस्ड माइंड बनाया कि भाई मैं इस फील्ड में बेस्ट हूँ और उन्होंने उस पर काम किया। बिल्कुल। अब आगे हम बढ़ते हैं, जैसे अभी मैं प्राइवेट स्कूलों में भी जो एक वो रहा कि बच्चे जो है, अभी मेरे टाइम पे तो नहीं था कि शायद मेरे टाइम पे भी मैं भी डरता था, एक सम्मान अभी मर्यादा हमारे अंदर सरकार ने बैन कर दिया है कि भाई कोई भी शिक्षक विद्यार्थी को मारे नहीं, डांटे नहीं। तो वो कितना कठिन हो गया एक शिक्षकों के लिए कि भाई इसको पढ़ाना भी, पढ़ना ही चाहता है, ये लिख ही नहीं रहा, इसकी राइटिंग ही नहीं सुधर रही, तो मार्क्स से डर जाता था। लेकिन ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आज के परिवेश के हिसाब से देखा जाए तो इसमें पहले एक कहावत थी जी कि सर हमने बच्चा आपके पास भेज दिया है, हाँ। हड्डी हड्डी हमारी और मांस आपका। मतलब कितना एक विश्वास था, हाँ। वो एक अंडरस्टैंडिंग थी एक पेरेंट्स के बीच में और एक शिक्षक के बीच में अंडरस्टैंडिंग। वहां पे उन्होंने समर्पित कर दिया था बच्चा कि हमने अपना बच्चा दे दिया है सर, अब आपकी वो है कि आपको इसको कैसा बनाना है, ये उसका यही भाव निकल के आता है। अब जो बात आती है कि पनिशमेंट बच्चे को दी जाती है, वो कितनी उचित है और कितनी उचित नहीं है। पूरी तरीके से इसको बैन कर देना, शिक्षक की छड़ी को छुड़ा लेना, हाँ। या वापस ले लेना, ये पूरी तरीके से गलत है। कहते हैं कि भय में होना भी। हाँ। आज भी यदि हम अपने पुराने शिक्षकों को याद करते हैं, मैं भी अपने पुराने शिक्षकों को याद करता हूँ, तो मुझे भी याद आते हैं कि अरे यार वो सर ने हमें खूब पिटाई करी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं पनिशमेंट दी, लेकिन आज मैं गणित का शिक्षक हूँ। तो छड़ी को छुड़ा लेना या उनको पनिशमेंट नहीं देना, ये पूरी तरीके से गलत है। मैं समझता हूँ कि वो जो डर था, डर अच्छा था, जरूरी है डर भी जरूरी है कि यदि वो डर नहीं होता या वो शिक्षक ने छड़ी हाथ में नहीं ली होती तो शायद मैं उस सब्जेक्ट को लेकर गंभीर नहीं होता और मैथ्स का टीचर नहीं होता। आप विश्वास नहीं करेंगे कि एक समय मेरे भी गणित में बहुत कम अंक थे, लेकिन वो चाहे डर की बात करूं या उस सख्त अनुशासन की बात करूं, तो मैंने मैथ्स सब्जेक्ट ही लिया और आगे जाकर के एमएससी करने के बाद में मैथ्स का टीचर ही बना। तो बात आ रही थी छड़ी, तो छड़ी बच्चे की एज के हिसाब से कि बच्चा कितना उस पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है। हाँ, यदि बच्चा गलत कर रहा है, चाहे वो छोटी स्तर पे क्यों नहीं कर रहा, तो भी उसके अनुसार उसको वहां पर दंड दिया जाना उचित है। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, वहां पे वो उस लेवल की गलती करेगा, तो उस अनुशासन को बनाए रखने के लिए वो उचित दंड आवश्यक है। यदि बच्चे की एज के हिसाब से समय समय पर उसकी गलतियों के अनुरूप उसको दंड दिया जा रहा है, तो बड़े होकर के कभी भी कोई भी बच्चा पुलिस के दंड को प्राप्त फिर नहीं करेगा। ये मेन बात। उसके अंदर ये डर जरूरी है कि मैं यदि कोई गलती कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग सजा बनी हुई है और मिलती रहेगी, तो उसका ईगो भी हर्ट नहीं होगा और वो अपने पूर्ण अनुशासन में रहेगा। तो कहीं ना कहीं बच्चे को की गलती के अनुरूप उसको दंड दिया जाना भी आवश्यक है। पर कभी कभी ये भी चीज आती है, इसके भी मतलब दुरुपयोग आते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा उचित ही है। इसमें थोड़ी सी बात ये है कि बहुत ज्यादा तो क्या उसके उदाहरण देखने में नहीं मिलता है समाज में। कहीं ना कहीं शिक्षक भी अपनी सीमा खो बैठता है। वो घर से किसी टेंशन में आए, उसने बच्चे पर जो है अपनी पूरी भड़ास निकाल दी, वो आगे चले वहां फिर आप मतलब बच्चे को नहीं कर सकते। बच्चे का बाल मन है, उसको मन को व्यक्त नहीं कर सकते। एक बार ऐसी एक घटना है कि स्कूल में क्या हुआ कि एक सर आए और दिव्य विद्यालय के कर्मी में पढ़ रहा, वो बेचारे बेरोजगार, तो उनने कि 3-4 हजार में कुछ में दिव्य विद्यालय पढ़ाने के लिए रख लिया आपको। अब वो हर बच्चे से एक ही बात पूछे, यार तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तुम्हारे पापा क्या करते हैं।
तो शशिकांत नाम का मेरा फ्रेंड, हम लोग साथ में बैठते थे। तो उसके पास आया तो वो कहने लग गया मेरे पापा यहाँ पे इंजीनियर है, सर टेंशन मत लो, मैं पापा से बात करता हूँ, आपकी जॉब लगवा दो। अब सर वो खुश हो गए बहुत सारे, क्या चलो ठीक है, अच्छे रोजगार, क्योंकि वो इंजीनियर थे और रोजगार की स्थिति थोड़ी गंभीर है। तो अब वो सर क्या हुआ कि मैं हंस रहा था उसको देख के, क्योंकि वो जबरदस्ती की बातें ही बता रहा था कि मेरे पापा तो कलेक्टर को जानते हैं ना, मेरे पापा इसको जानते हैं, कंपनी के मालिक हैं। तो मैं हंस रहा था। अब वो सर को इतना सारा वो मतलब ऐसे थे कि प्रेशराइज थे उसको, तो कम से कम 27 बार उन्होंने मारा। अच्छा, सर पीठ में मेरे को मारा अच्छी जम के। तो जो दोस्त था वो गिन रहा है 1 2 3 4 5 6। तो जो आपने बताया ना कि वो भाई फ्रस्ट्रेशन में भी आ रहा है, तो एक खूंखार सर बन गया, भाई मारना ही है बच्चे पर ये चीज बहुत गलत है दिमाग से। नहीं। तो वो सर अब वो उस समय का था, बालक 9th क्लास की बात है। तो और ऐसी एक पापा की घटना भी आती है कि आपके समय पे भी वो अपन अभी मैं पूछूंगा आपसे कि हम गाँव गए तो पिताजी के मित्र हमारे तो बता रहे कि ऐसी मेरी बात निकली कि भाई आप कितना पढ़े, आप कितना पढ़े। तो हमारे पिताजी ने बताया कि हम तो इतो पढ़े भैया कि ऊपर ढाबा पे पढ़ा ही रहता था। हमारी भाई कहती थी कि कह रहे स्कूल जाएगा कि नहीं, तुम जाएगा गाँव की भाषा में ऐसा कहा। फिर उन्होंने कहा कि एक घटना बताते मुझे स्कूल की कि 8वीं तक स्कूल था, हमारे डैडी भी 8वीं तक वहीं पढ़े थे स्कूल में। तो वो बताती थी एक तेरे पापा ने प्रश्न पूछ लिया मार्ट साहब से, पहले मार्ट साहब थे, मार्ट साहब से पूछ लिया हमने इसको क्वेश्चन गाँव की भाषा में देखा। तो मार्ट साहब आए और तेरे पापा को मार दिया टीचर ने। तो हमने पूछी भैया क्यों मार दिया आपने? क्योंकि मैं ही नहीं मालूम वो सवाल तू पूछ क्यों गई ऐसे। क्योंकि मैं भी जय स्कूल से पढ़े, अब मैं कितना पढ़े जो तुझे मालूम है। तो पहले की टीचर्स भी कम अध्ययन रहता था, लेकिन वो टीचर्स थे तो एक वो डर लेकिन बहुत खतरनाक रहता था कि बैठ की उससे लकड़ी से मारेंगे ऐसे। हाँ, वो डर तो क्या था, परंतु जहाँ तक मेरा ऐसा सोचना है कि वो बात गलत थी। टीचर को पूरी अपनी विषय वस्तु जिस सब्जेक्ट को उस पर उसकी कमांड होनी आवश्यक है, तभी वो एक अनुशासन ला सकता है ना। और यदि उसकी विषय वस्तु पे कमांड है तो मैं समझता हूँ कि उसको छड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये चीज पर वो रेयर स्थिति है कि कभी किसी बच्चे को ज्यादा जो दंडता कर रहा है तो उसको आप पनिशमेंट करो। अदरवाइज विषय वस्तु पे यदि शिक्षक की कमांड है तो कोई जरूरत है ही नहीं, अनुशासन बना रहेगा। लेकिन डर की आवश्यकता महत्वपूर्ण है क्योंकि समाज में, क्योंकि विद्यार्थी एक जो है कि वो सुसाइड कर लेगा या ऐसा कर लेगा। क्योंकि मैं खुद को देखते, मैंने अभी 12th के फिर एग्जाम दिए सर, तो 7 साल बाद एग्जाम दिए मैं दूसरी बार। पहली बार मैंने करके निकाल लिया था, दूसरी बार फिर पढ़ा क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट। तो मुझे अभी लगता है कि विद्यार्थियों के लिए अध्ययन बहुत आवश्यक है, वो करते हैं तो मुझे खुद ऐसे विद्यार्थी लगता है। बाकी अभी मैं जैसे देखता हूँ कि मेरे टाइम तक 5th क्लास हट चुकी थी बोर्ड से, और फिर आते आते वो 8th भी हट गई और 10th और 12th ही बोर्ड। तो ये सरकार का ये फैसला क्या था, और आज फिर उसको बोर्ड लागू कर दिया गया। लेकिन मेन विषय ये देखता हूँ कि जैसे जो रुक जाना नहीं है, जो प्रारंभ कर दिया सरकार ने तो कई वर्षों से चल रहा है, और रुक जाना नहीं में भी फेल होने के बाद वो फिर एक और बार बढ़ सकता है रुक जाना। तो इस पर एज ए शिक्षक, एज ए विद्यार्थी क्या उसमें मतलब होना चाहिए, कितना सही है कितना गलत है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें चीजें निकल करके आएंगी। पहले मैं अपने भी समय की बात करूं या तुम्हारे समय की बात करूं। पहले 5वीं और 8वीं बोर्ड हुआ करती थी। हाँ। फिर अभी गत 4-5 वर्षों में वो बोर्ड क्लास नहीं रही। ठीक है, तो उसके पीछे शासन की जो मंशा रही होगी, या मैं एज ए शिक्षक यदि मैं बात करूं कि उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है, तो उसके पीछे का कारण ये था कि उस समय में 5वीं और 8वीं बोर्ड होती थी। बोर्ड परीक्षा के बाद में सामान्यतः क्या होता था कि बच्चा यदि बोर्ड परीक्षा में फेल हो गया, क्योंकि 5वीं क्लास बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती। 5वीं क्लास का जो बच्चा होता है मुश्किल से 11-12 साल का। 8वीं क्लास का जो बच्चा है वो 14-15 साल का। इस समय तक हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा आगे जाकर कितना आगे जाएगा एजुकेशन फील्ड में, संभव नहीं होता वो कहना। कई बार उनके घर की परिस्थितियां भी उन चीज का काम करती है। तो शासन का इसमें जो रोल रहा है, मैं समझता हूँ उसके पीछे लॉजिक यही रहा है कि बच्चे को यदि 5वीं में फेल कर दिया गया या 5वीं बोर्ड में वो फेल हो गया,
या 8वीं बोर्ड में फेल हो गए तो कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा पढ़ाई छोड़ दे। बच्चा यदि 5वीं में पढ़ाई छोड़ देगा, 8वीं में पढ़ाई छोड़ देगा तो आगे फिर वो उसकी प्रॉपरली प्रगति नहीं हो पाएगी, प्रयास भी नहीं करेगा। तो इसी मनसा को रखते हुए शासन ने भी शायद ये चीज सोची कि 5वीं और 8वीं को यदि हम बोर्ड नहीं करते हैं तो कम से कम बच्चा 5वीं में फेल नहीं होगा, 6वीं में नहीं होगा, 7वीं में नहीं होगा, 8वीं में नहीं होगा, और कम से कम 9th क्लास तक वो फेल तो नहीं होगा और वो पढ़ता रहेगा, उसकी कंटिन्यूटी रहेगी। हो सकता है कि 9th में आते आते तक वो उस पढ़ाई से फिर से जुड़ जाए। तो वो भी एक अच्छा कदम था, एक अच्छा इनिशिएटिव था सरकार का कि 5वीं और 8वीं उन्होंने बोर्ड हटा दिया। अब हम बात करते हैं वर्तमान में 5वीं 8वीं को फिर से जोड़ देना। 5वीं और 8वीं को फिर से जोड़ने के पीछे कारण ये हो सकता है कि वो समय अलग था, वहाँ एजुकेशन शायद उतनी फॉर्म में नहीं आई होगी, नहीं थी कि बच्चे की मतलब कितना बौद्धिक विकास हुआ है इसका मूल्यांकन शायद उस समय उतना आवश्यक नहीं था। लेकिन आज शिक्षा जिस रूप में आगे बढ़ रही है या शिक्षा जितनी जरूरी हो गई है वहां पर बच्चे का समय समय पर मूल्यांकन होना आवश्यक हो गया है। इसलिए 5वीं और 8वीं को फिर से बोर्ड कर दिया गया है। अब आती है बात रुक जाना नहीं। बच्चा 10वीं क्लास में आया, 10वीं क्लास 8वीं तक तो वैसे भी फेल नहीं की कंडीशन थी, अब तो 10वीं में आ गया है। 10वीं में आने के बाद में कोई भी कारण हो जाता है, कभी कभी ये होता है कि घर से लेकर के परीक्षा हॉल तक आने में भी अलग अलग दौर से बच्चा आता है। कई ऐसी कमियां होती हैं, कई ऐसी घर में किसी के माता पिता में से कोई भी एक जो है क्लेश उनके घर में उत्पन्न होता है, या पिताजी जो है कोई भी धूम्रपान करते हैं, उसके कारण भी उसकी पढ़ाई अफेक्ट होती है। उसके कारण बच्चे का 1 या 2 पेपर प्रॉपर्ली नहीं दे पाते, या छूट जाता है या बिगड़ जाते हैं, जिसके कारण बच्चा फेल हो जाता है। बच्चा फेल हो जाता है तो उसकी पढ़ाई फिर छूटने का अंदेशा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि 10वीं बच्चा फेल हो गया तो पढ़ाई छोड़ दे। तो पहले राज्य ओपन होता था, राष्ट्रीय ओपन होता है NIOS, और राज्य ओपन देकर के बच्चा आगे बढ़ता था। बस वही राज्य ओपन का हाँ, एक संस्कृत बोर्ड भी, संस्कृत बोर्ड से भी बच्चा 10वीं पास करके आगे बढ़ सकता था। तो ये सब वही भाग है, चाहे संस्कृत बोर्ड की बात करें, चाहे राज्य ओपन की बात करें या राष्ट्रीय ओपन की बात करें, ये लेकिन पहले सिस्टम से हटे हुए थे। शासन ने ये सोचा कि यार राज्योपन भी का भी कोई प्रॉपर उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने वही राज्य ओपन जो चल रहा था उसी को ही उन्होंने यहाँ पर सेट कर दिया और नाम दे दिया रुक जाना, कि अब आपको रुकना नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके 1 या 2 पेपर बिगड़ गए तो आप रुक गए, नहीं, आपको कंटिन्यू आगे बढ़ना है। जितने सब्जेक्ट में बच्चा फेल हुआ है उतने सब्जेक्ट की परीक्षा दे करके वो फिर से मुख्य धारा से जुड़ सकता है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, तो मैं समझता हूँ कि एजुकेशन तो बच्चे को मिलनी ही चाहिए, कहीं पर भी उसके एजुकेशन में ब्रेक नहीं लगना चाहिए। तो ये शासन की अच्छी योजना है। मतलब विद्यार्थियों को अध्ययन करते रहना चाहिए, तो उनको रोजाना नहीं की आवश्यकता ना पड़े। हाँ, और यदि पढ़ ली गई तो भी ये उनके लिए एक अच्छा एक सेतु का काम करेगा और वो आगे अपनी पढ़ाई करेंगे। वैसे मैं खुद के ऐसे पर्सनली उससे बताऊं तो मुझे लगता है कि 1 साल अगर हम कंप्लीटली स्कूल जाएं तो हमें शायद फेल होने की वो आएगी नहीं। मैं पूरी तरीके से अनुशासित तरीके से बच्चा स्कूल में जाता है तो फेल होने की कोई संभावना नहीं। लेकिन इसमें भी अलग अलग कैटेगरी के बच्चे भी हमारे आते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर भी थे, वो भी रहे, और आर्थिक रूप से मजबूत थे, वो भी थे। लेकिन एक शायद ध्येय ये था मेरे मन में भी कि अब चूंकि कोचिंग चला रहे थे तो ये भी था कि खुद के भी पेट पालन के लिए आवश्यक था पढ़ाना अलग से। तो लेकिन उसमें बच्चे से कहना भी है कि तुम्हें फीस लेके आना, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि वो छोड़ना दे। तो ग्रुप में बोल दिया ठीक है फीस लेकर के आना, आगे से दिक्कत जाएगी नहीं तो, लेकिन दिक्कत देनी भी नहीं। तो ये चीज चली भी, प्रयास कभी बच्चे का फीस पढ़ाई छूट जाएगी, वो चीज भी रही। तो कभी मैं समझता हूँ कि कभी ऐसे मेरे तो अपने पूरे एजुकेशन काल में आज शायद 24 साल हो गए मेरे को एजुकेशन सिस्टम में, और प्राइवेट में भी मैंने करीब 12-13 साल। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बच्चे ने आर्थिक तंगी के कारण इसके कारण पढ़ाई छोड़ी। वो प्रयास है, ऐसे सभी को सोचना चाहिए। आप अब ये यही बात निकल गई है तो मैं उसको कर ही लेता हूँ कि आप जैसे अब समाज में जो कई सारे विद्यालय हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, वो मनमानी फीस ले रहे हैं, और जो कई शिक्षक ऐसे हैं जिनने अपने पढ़ाते पढ़ाते उन्हें विद्यालय अपने खोल लिए प्राइवेट स्कूल,
4 मंजिला इमारत और वो स्कूल बन गया, वहीं आप अपनी शिक्षा को निःशुल्क भाव से, हृदय से, कि समाज में सब ये मुझे प्रदान करनी है विद्यार्थी, तो आप ये इतना बड़ा वो कैसे प्रयास कर लेते कि निःशुल्क शिक्षा आप प्रदान करना, और वहीं जो मनमानी फीस जो स्कूल के विद्यालय में जो लिए जा रही है, तो उस पर कितना क्या विचार रहता है आपका कि क्या करना चाहिए उसमें सरकार को या शिक्षकों को? कैसे, क्योंकि एक कंटेंट बड़ा है जो चीज़ मुझे, हाँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसको समेट कर अपनी बात करूँगा। बिल्कुल, पहली चीज आती है, आपने बात करी कि प्राइवेट स्कूल से वो 4-4 मंजिला रहते हैं बिल्कुल, और मनचाही फीस और मनचाही फीस। तो खोल लिया, उसके लिए भी कुछ हद तक पेरेंट्स ही जिम्मेदार हैं। एडमिशन में उनके दिमाग में ये चीज घोल दी गई है पूरी तरीके से कि जो अच्छी एजुकेशन है वो सिर्फ प्राइवेट स्कूल में ही मिल सकती है। हाँ शासकीय विद्यालयों में अच्छी एजुकेशन प्राप्त नहीं मिल सकती। एक बात है। दूसरी चीज ये है उनकी कि अब उनके दिमाग में ये चीज बैठ गई है, ये उन्होंने बिल्कुल दिमाग में बैठा लिया कि मुझे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, उसको कलेक्टर बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है, ढेर सारी चीजें। जबकि पुराने समय में भी हम देख रहे थे कि शासकीय विद्यालय से निकले हुए बच्चे भी बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं। अभी हमारे वर्तमान कलेक्टर हैं अरुण विश्वकर्मा जी, उन्होंने भी ये बात बताई कि मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ के निकला हूं और मैं भी आज कलेक्टर हूँ। तो ये सोच बना लेना कि नहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ करके बच्चा बहुत हाई क्वालिफाइड होगा या बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचेगा, ये एक भ्रांति है। कुछ स्तर तक मैं मानता हूँ कि शासकीय विद्यालय में कमी है, लेकिन पूरी तरीके से विचार बना लेना कि नहीं हमें उनको भेजने नहीं है, ये गलत। इसी कारण ही प्राइवेट स्कूल वगैरह जो हैं उन्होंने मोटी कमाई करी है। 1-1 लाख रुपए साल तक बच्चों पे चार्ज करते हैं, जो बड़े बड़े विद्यालयों की बात करूँ प्राइवेट स्कूल, और किस तरीके से अपना पेट काट करके पेरेंट्स उनकी फीस को भरते हैं और भर करके उसको अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और उसमें भी वो सभी के सभी सफल हो जाएं, इसका कोई रेशियो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। ये मनमानी और उन्हीं की कमी को देख करके प्राइवेट स्कूल्स वालों ने मनमानी फीस रखी भी है और वो दे भी रहे पेरेंट्स। तो ये तो हो गई ये वाली बात, प्राइवेट पंचायत फीस की बात हो गई। कोर्स पे भी आज भी ये सब चीजें निकल करके आ रही है कि कोर्स की भी बात करें तो फर्स्ट क्लास का कोर्स प्राइवेट स्कूल्स में 6000 का है, 10,000 वो खुद ही पर्सनल उसमें भी वो उन्होंने स्वयं इन्होंने डिजाइन करके रखा हुआ, जबकि शासन ने ऐसी कोई भी बात नहीं रखी। इसके कारण मोटे कमीशन के तौर पे भी वो अपनी बिल्डिंग्स तैयार कर रहा है। खैर हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, ये कोई एक ये सारी कंट्रोवर्सी हो जाएगी कि मतलब जो है प्राइवेट स्कूल्स के बारे में हम ये वाली बात कर रहे हैं। लेकिन ये माता पिताओं के लिए संदेश, ये माता पिता के लिए संदेश, ग्राउंड जो है कि विज्ञान बिल्कुल खेल कूद का मैदान नहीं है उनके पास कहीं भी। मतलब मेरा सिर्फ ये था कि 4 मंजिला कहीं भी मेन मार्केट कमर्शियल बिल्डिंग ली और स्कूल खुल गया उसमें, ये मनचाही फीस उसमें चल रही। हाँ, मैं यहीं पर एक वाली बात बोलूँ। आज जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी से वो पेरेंट्स अपने हृदय पर हाथ रख के बोले कि जिस तरीके से वो प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को तैयार करके भेजते हैं, 7 बजे सुबह टिफिन लगा करके भेजते हैं, उनको तैयार करके भेजते हैं, उंगली पकड़ करके स्कूल तक लेकर के आते हैं, या उनको बड़ी बड़ी गाड़ियों में भेजते हैं स्कूल तक, क्या वो शासकीय स्कूल तक उन बच्चों को वैसे तैयार करके भेज रहे हैं? नहीं भेज रहे। क्या वो उंगली पकड़ करके वहां तक पहुंच रहे हैं? नहीं पहुंच रहे। क्या वो समय समय पर शासकीय विद्यालय में होने वाली पीटीएम है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उसमें सम्मिलित हो रहे हैं? नहीं हो रहे। लेकिन वहीं प्राइवेट विद्यालय वाले यदि पीटीएम करेंगे तो बिल्कुल अपना बहुत जरूरी काम छोड़ करके भी पहुंच जाएंगे, बिल्कुल। तो ये चीज की ये कमियां भी स्वयं में देखनी आवश्यक है। पेरेंट्स जिस दिन इन चीजों को देखेगा और यदि उसने सुधार इसमें कर लिया तो निश्चित रूप से शासकीय विद्यालयों में भी बच्चों की भरमार हो जाएगी, जबकि वो सुविधाएं पूरी शासकीय विद्यालय दे रहे हैं। तो पेरेंट्स की भी कमी है। इतने सारे बिजनेस माइंडेड लोग हैं, सब अपना अपना देख रहे हैं, जैसे अभी चर्चा उसी में मैंने अभी पूछा था कि ये निःशुल्क जो शिक्षा प्रदान करते ये और लोगों ने प्रयास अगर किया हो तो मेरी नजर में अभी तक तो नहीं है। और लेकिन ये आप कैसे इसको मन में लेके आते कि भाई मैं निःशुल्क शिक्षा दूंगा और लोगों को भी करने के लिए आप कैसे उनको बताएं भाई आप भी करता हूँ। फिर इसमें बात यहाँ पर आ गई कि जब तक मैं प्राइवेट विद्यालय में था, ये प्राइवेट ट्यूशंस करवाता था, उस समय आवश्यक था कहीं कि मुझे भी अपने परिवार के पालन के लिए फीस तो लेनी पड़ेगी। बिल्कुल तो जरूरी, लेकिन लेकिन एक नॉमिनल फीस, एक छोटी सी फीस
बच्चा सक्षम है, दे पा रहा है, ठीक है, नहीं दे पा रहा है तो भी अन्य बच्चों के सामने बैठ करके वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। वो मैं कह सकता हूँ कि वहाँ मेरी एक निःशुल्क एक व्यवस्था थी। वर्तमान में मैं शासकीय सेवा में हूँ। शासकीय सेवा में ट्यूशन पढ़ाने की परमिशन नहीं है। जो आप अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं आप अपने विद्यालय में दीजिए। उसके बावजूद भी मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं अपने शासकीय विद्यालय में पढ़ा रहा हूँ, क्या उसकी तो मुझे पेमेंट मिल रही है, उसका वेतन मिल रहा है। उसके बाद भी मेरे पास जो समय रहता है तो मैं उन बच्चों को एक्स्ट्रा समय दे करके बुलाता हूँ और बुला करके उन्हें अलग से शिक्षा देता हूँ। जो जिसका कोई चार्ज नहीं है, वो शुल्क लेना भी गलत है। बच्चे उस स्तर के नहीं होते हैं उनसे। तो मैं समझता हूँ कि निःशुल्क शिक्षा आवश्यक है, दे सकता है, बिल्कुल देना चाहिए। और उसमें समाज के लोगों को भी सम्मिलित, मैं समझता हूँ कि अभी शायद आपका एक प्रश्न था, उसमें शायद इसके लोगों को भी हम सम्मिलित कर सकते हैं, जैसे जो इंजीनियर्स हैं, जो डॉक्टर हैं, या सामाजिक ऑफ कैमरा चर्चा चल रही थी हमारी वो कि भाई जो शहर के लोग हैं अगर वो उस लायक है, हाँ, तो उनसे अपनी शिक्षा दे सकते हैं। जैसे बिल्कुल दे आप सकते इंजीनियर, जैसे आपने कहा वो सॉफ्टवेयर में है, वो किसी फील्ड में है, वो अच्छा है। हाँ, देखिए ना कि सबका मन होता है कि मैं अपने स्कूल में वापस जाऊँ। हाँ बिल्कुल, दिवांशु ये सही है, अगर सही देखो तो बिल्कुल ये चीज आएगी कि यार काश मैं एक बार अपने विद्यालय में पहुंच जाता। हाँ। तो कुछ ऐसा होता। हाँ। तो हम मौका दे रहे हैं कि आप आओ, एक पीरियड के लिए आप आओ, बिल्कुल आप अपनी उपलब्धि भी बच्चों को बताओ ताकि बच्चे आपसे मोटिवेट हो, और उन्हें आप जो पढ़ा सकते हैं, आपको लगता है कि आपको बेहतर एजुकेशन दे सकते हो, तो आप बिल्कुल एक पीरियड लो और आप उनको पढ़ाओ। जहाँ पे टीचर्स की कमी है वहाँ पर उसकी पूर्ति की जा सकती है। लेकिन उसका हम शुल्क भी नहीं दे पाएंगे, नहीं। ना आप भी ऐसा ही उसका कोई शुल्क नहीं दे पाएंगे। हाँ। और मैं समझता हूँ कि जो मन से पढ़ाने के लिए आएगा वो शुल्क मांगेगा नहीं। बिल्कुल, ये भाव है एजुकेशन में। ये सभी को अपनी तरफ से प्रयास करना चाहिए, समाज में किसी भी प्रकार से सहयोग करना। आप जहाँ खड़े हो हाँ। आप वहीं से प्रयास करो। और ये तो बचपन की वो हिंदी की पुस्तक है कि उसमें कि भाई एक ऐसा ही धन है, शिक्षा ही एक ऐसा धन है जो बिल्कुल। बांट कर ही और बढ़ता है और बढ़ता है। हाँ। बिल्कुल। तो हम जैसे अभी एक देखते हैं कि हमारी सिस्टम ऑफ एजुकेशन एज ए इंडिया और वहीं चाइना या अमेरिका की सिस्टम ऑफ एजुकेशन को देखते हैं, तो हम चाइना को जब हम पढ़ते हैं एजुकेशन सिस्टम में, तो वहाँ के सिर्फ चाइना के ही बनाए हुए जो गवर्नमेंट के द्वारा जो सरकारी स्कूल है वहीं वही अध्ययन करा। वहीं अमेरिका में कुछ यूनिवर्सिटीज जो गवर्नमेंट को जैसे हमारे यहाँ पे RGBT ऐसे अप्लाई ऐसे करके ही कुछ यूनिवर्सिटी करी, बाकी सब गवर्नमेंट के। हमारे भारत में अलग अलग शिक्षा पद्धति क्यों है कि और गवर्नमेंट स्कूल ही उनको संकुल के द्वारा प्रदान करता है कि हाँ, इसमें वर्ग का क्यों इसमें अलग अलग है? दिवांशु इसमें कंडीशंस हैं। अभी जैसे दो देशों के आपने जो नाम लेना है, चाहे चाइना की करें चाहे अमेरिका की करें, ये विकसित राष्ट्र और हम भारतीय हैं। हमारा भारत जो है एक विकासशील देश है। हाँ। विकसित राष्ट्र और विकासशील में अंतर है। उनके पास वो सुविधाएं हैं, उनके पास वो पूरी जो सुविधाएं बच्चे को मिलनी चाहिए, उनके पास प्रॉपर स्कूल में वो चीज़ है। अब आज भारत में भी हम देखें तो दिल्ली में कुछ स्कूल्स इसके एग्जाम्पल हैं। अच्छे स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट, अच्छी बिल्डिंग्स हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा उनके पास फर्नीचर है, बच्चों के प्रॉपरली पीरियड लगते हैं, आर्ट क्राफ्ट के पीरियड लगते हैं, वेल एस्टेब्लिश उनकी लैब्स हैं। तो वहाँ पर आप देखो तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। क्योंकि मैंने और अभी जैसे हमारे शासन में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि 2047 तक हम भी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में सम्मिलित होंगे। तो धीरे धीरे करके हमारे शासकीय विद्यालय भी उस लेवल पर पहुंच जाएंगे। ये शासन की योजनाओं में सम्मिलित है। और आज भी जिन CM राइस विद्यालय की बात करूं, PMC विद्यालय की बात करूं, तो उनमें इन सुविधाओं को सम्मिलित किया जा रहा है। एक समय के बाद में हमारा देश भी उसी पोजीशन पर खड़ा होगा। वहाँ पर भी हमारे शासकीय विद्यालय जो है उन्हीं सुविधाओं से लैस होंगे और निश्चित रूप से बच्चों को वो सभी लाभ प्राप्त हो पाएंगे। वर्गीकरण में नहीं बांटा जाएगा, मतलब कारण सिर्फ वही है कि सुविधाओं की कमी। सुविधाओं की जैसे हम सब देखते हैं कि सरकार की योजना है समावेशी शिक्षा, तो उसमें जब मैंने अध्ययन किया था तो उसमें कुछ सेक्शन ही जुड़े थे इच्छा अनुसार, ऐसा था उसका। और वो समावेशी शिक्षा असल में क्या है और आपका जुड़ना कैसे होगा उसमें, और कैसे शिक्षक क्यों नहीं जुड़ पाए वो, और जो जुड़े और असल में। ठीक है, उसको मैं ऐसे डिस्कस करता हूँ। समावेशी शिक्षा पहले तो ये है कि जो लोग भी हमारे दर्शक साथी होंगे वो ये समझना चाहेंगे कि एक्चुअल में ये समावेशी शिक्षा है क्या। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य यह है कि
बच्चा किसी भी इस तरह का क्यों ना हो, किसी भी डिसेबिलिटी से, दिव्यांगता से पीड़ित क्यों ना हो, सभी को सामान्य बच्चों के साथ में शिक्षा ग्रहण करना है। उसके लिए मूलभूत सुविधाएं और वो वातावरण इन विद्यालयों में प्रोवाइड करवाया जाए, सामान्य विद्यालयों में। तो सामान्य विद्यालयों में भी जो दिव्यांग बच्चे हैं या जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, वो भी अन्य बच्चों की तरह शिक्षा को ग्रहण करेंगे। ये वाली शिक्षा कहलाती है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के दिव्यांग बच्चे लिए गए हैं। 21 प्रकार की दिव्यांगता होती है। जनरली हमें तो जो दिव्यांगता दिखाई देती है, कुछ लोग कहते हैं अरे यार वो दृष्टि बाधित है, या वो अस्थि बाधित है, या श्रवण बाधित है। हम जनरली यही चीजें देखते हैं, लेकिन इतनी दिव्यांगताएं नहीं है। 21 प्रकार की दिव्यांगताएं आती हैं जिनमें बच्चा यदि सही से समझ नहीं पा रहा है आपकी बात, शिक्षक की बात, बच्चा पूरी बात कैच नहीं कर पा रहा, तो बच्चा नहीं बताएगा इस बात को कि नहीं यार मुझे दिखाई नहीं दे रहा है या समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे आप सामान्य स्कूलों में भी आप जाकर के देखिए, तो बच्चा देख रहा है बोर्ड पे, उसको साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो भी वो आगे मल रहा है, देख रहा है उसको, ठीक है। घर से जो मतलब पहले ये भ्रांति थी कि यार अब ये बच्चा जो है दिव्यांग पैदा हुआ है हमारे घर में, तो अब ये क्या पढ़ेगा लिखेगा आगे जाकर, तो इसको भीखी मांगनी है, या इसको घर में जो भी संसाधन है उन्हीं से ही उसका गुजारा होना है। पहले ये भ्रांतियां थी, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात 15 अगस्त को बोली है कि समावेशी शिक्षा सभी का अधिकार है। यानी उन बच्चों को भी हमें शिक्षा देनी है। वो बच्चे जो घर में पढ़े हुए हैं, वो बच्चे जिन्हें दिख नहीं रहा, वो बच्चे जो चल नहीं पा रहे, वो भी एजुकेशन को ग्रहण करें। इस अभियान से जुड़कर ये समावेशी शिक्षा। अब रही बात इसमें कि मेरा इसमें क्या दायित्व है या मैं इसमें किस पद पे कार्य कर रहा हूँ, तो मैं इसमें एज ए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जिला समन्वयक के रूप में यहाँ पे काम कर रहा हूँ। कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के जो पूरे जिले में बच्चे हैं, उन बच्चों को उनका परिवहन भत्ता, छात्रवृत्तियाँ या उनको जो भी शासन की तरफ से सुविधाएं हैं वो प्रॉपरली मिल पा रही है अथवा नहीं मिल पा रही है, उसकी मॉनिटरिंग करना। कई बच्चे ऐसा तो नहीं है कि 9th क्लास के बाद में पढ़ाई छोड़ रहे हैं, 10वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ रहे हैं, तो उसके पीछे कारण क्या आ रहे हैं, उसका एनालिसिस करना। उसके साथ ही जो भी कार्यक्रम है उनके उत्थान के लिए जिला स्तरीय कार्यक्रम, विकास मंडल स्तरीय कार्यक्रम है, उनको संचालित करवाना, उनकी गतिविधियों को देखना। उसके अलावा वो बच्चों के एडमिशन में यदि कहीं पर कोई समस्या आ रही है पूरे जिले में, तो वहाँ के स्कूल के प्राचार्यों को, वहाँ के स्कूल के मैनेजमेंट को समझाना, उनको ये बताना कि उनके लिए भी एक्ट बना हुआ है, RPWD एक्ट है 2016, ये दिव्यांग बच्चों के लिए बना। उस एक्ट के अंतर्गत उन बच्चों को एडमिशन कराना कि आप उनको एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकते, ये उनका एजुकेशन प्राप्त करना उनका अधिकार है। ये मेरे कर्तव्य हैं जो शासन के द्वारा मुझे प्राप्त है। फिर इस फील्ड में मेरा आना या मेरा ही आना क्यों हुआ, वो डिपेंड नहीं करता। मैंने अब सबसे पहले साथ हमारी जब चर्चा हो रही थी, उस चर्चा में मैंने इस बात को कही कि शासकीय शिक्षक सिर्फ एक शिक्षक नहीं होता, वो बच्चे का कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी होता, अभिभावक भी होता। उसको ध्यान रखना होता है कि हमारा बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एजुकेशन ग्रहण नहीं कर पा रहा, कहीं इसको कोई समस्या तो नहीं है, या कोई भी आर्थिक समस्या, किसी समस्या से जूझ रहा है, तो उसको समस्या से बाहर लाना और उसको सिस्टम से जोड़ना। तो मैं एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ दिवांशु। मेरे विद्यालय की बात है, ये कक्षा 1ली या 2री में पढ़ने वाले बच्चा था, दिव्यांग बच्चा था, छोटा सा आदिवासी बच्चा। वो आता था, डंडा टेक करके आता था, इसका यहाँ से पैर करता था। वो आता और आम बच्चों को खेलते हुए देखता, तो क्योंकि वो भी उसका IQ लेवल भी बहुत हाई था, अच्छा था वो बच्चा, तो वो बच्चों को देखता कि यार मैं कैसे खेल पाऊंगा इन बच्चों के सामने, कैसे करूंगा। और वो बच्चे भी कहीं ना कहीं, बच्चे उसको हे दृष्टि से नहीं देख रहे, लेकिन बच्चे उसको एक सहानुभूति की दृष्टि से देख रहे हैं कि यार ये बच्चा हमारे साथ कैसे खेल पाएगा, वो उसको पकड़ के ला रही हो। जबकि सहानुभूति नहीं होना चाहिए, ये समानुभूति होना चाहिए। ये बड़ी बात है। हम किसी को देख करके हम सहानुभूति करके अरे यार इसके साथ अच्छा नहीं हुआ है, ये ठीक नहीं है। हमें समानुभूति होनी चाहिए कि नहीं ये भी हमारे जैसे ही है। बस एक उसका एक अंग काम
हमारे जैसा नहीं कर रहा, तो वो अंग काम नहीं कर रहा तो दूसरा अंग काम कर रहा, तो उसमें कोई सहानुभूति की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल है ना। कमजोर नहीं उसको, हम उसको कमजोर नहीं आंकने की जरूरत ही नहीं। तो वो बच्चा जब आता था तो यही चीज देखने में लगती थी कि यार ये बच्चे को भी आम बच्चों की तरह मेरे को खेलते कूदते देखना। तो बस ये एक मन में भाव आया और दीपांशु वो भाव ऐसा बना कि नहीं अब ये बच्चा इसको भी पैर होना, उसके लिए बहुत सारे डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया और जो उदयपुर में जो नारायण सेवा संस्थान उनसे भी मेरी बात हुई, लेकिन मुझे राजस्थान तक लेके जाना उस बच्चे को, क्योंकि वो एक आदिवासी बेल्ट से था, बाकी माँ बाप भी उतने सक्षम नहीं थे, वहाँ लेके जाना वो भी मेरे लिए थोड़ा सा टेंशन वाली बात थी। तो प्रयास किया कि नहीं यार इस बच्चे को पैर तो लगवाना है, कुछ भी हो जाए। बहुत सारे डॉक्टरों से कंसल्ट किया, बहुत सारी संस्थाओं से बात करी, तब एक संस्था मेरे सामने आई, वो थी राउंड टेबल इंडिया। उससे मेरी बात हुई कि सर कुछ भी हो आपको इस बच्चे को पैर तो लगवाना। तो उन्होंने कहा कि सर बाकी ऊपरी पूरे वह आपको करना है, इसको पैर लगवाने की और इसको आगे की जिम्मेदारी हमारी। तो दीपांशु वहां से ये चीज चालू हुई और उस बच्चे को हमने पैर लगवाया, छोटा सा बच्चा, और वहां से मेरी जर्नी चालू हुई है। और जब वो आज भी जब बच्चे को देखता हूँ तो वो आम बच्चों की तरह दौड़ता है, चलता है, फिरता है, बहुत अच्छा लगता है। सुरेश नाम है उस बच्चे का। अच्छा, तो वो चीज ने मेरे अंदर एक जागृति लेकर के आया कि नहीं ये बच्चे भी सामान्य बच्चों की तरह कर सकते हैं। अच्छा, तभी से आपने जो एक विकलांग बच्चों की जो एक सहायता का आपने अभियान ही प्रारंभ कर मैंने अभियान प्रारंभ कर दिया। और आपने देखा कि आपने अभी तक 6-10-11 बच्चों का अपने पर्सनली उस पर मोटिवेट करके उनका बिल्कुल वो किया है। बाकी और समाज में तो सब अपने अपने प्रकार से आप उनको संदेश दे रहे हैं कि भाई करो, और वो कर भी रहे हैं। अभी तक लगभग जो एक अमाउंट रहा है बच्चों का, आपने तो स्वयं 10 बच्चों का जो भी जैसे भी आपने प्रयास करके किया, जैसा आपने मुझे बताया था और साक्ष्य है वो, तो जो बाकी जो मोटिवेशन के बाद जो एक रिजल्ट निकला कि भाई इतने बच्चों का मतलब ऐसा कैसे संभव हो गया, क्योंकि बड़ा कठिन कार्य होता है, क्योंकि भाई क्योंकि एक अच्छी बात बोली दीपांशु, कि समाज सेवा व्यक्तिगत ना करके समाज से ही करवाई जाए। बिल्कुल। तो वहां पे आर्थिक समस्याएं उतनी मायने नहीं रखा। रीजन ये है कि समाज तो देने बैठा है, बशर्ते कि आप किस मंशा से समाज से ले रहे हैं आप, ये ले। तो यहाँ पर मैंने समाज को ही जोड़ा है, मैंने सोशल मीडिया का प्रॉपर यूज किया है। और अभी तक जो 8-10 बच्चों को हम जो दिव्या अंग लगवा पाए हैं, उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँ। उसमें समाज से जो मिला, अपने स्तर पर हम जो कर पाए, ये सभी चीजें मिलकर के हमने इस अभियान को आगे चलाया। उस अभियान का नाम भी मैं बताना चाहूंगा, बड़ा अच्छा सा है और इसी में ही शायद ये संदेश भी छुपा हुआ है दीपांशु। मेरा जो अभियान है उसका नाम है एक मुस्कान आपके नाम। एक मुस्कान आपके नाम, यानी यदि बच्चा मुस्कुरा रहा है ना, तो वो मुस्कुराहट को आप अपने नाम कर लो, अपने नाम कर लो। तो उस मुस्कुराहट को कोई नहीं चाहेगा अपने। सही है। तो समाज का हर व्यक्ति चाहता है कि यार बच्चा मुस्कुराए तो उसकी कीमत दोनों। वहां पर आओ, उसके साथ खड़े हो और आप उसको मुस्कुराते हुए देखो। बाहर से तो आप बोल सकते हो क्या यार बहुत बुरा हुआ है इसके साथ, लेकिन इतने में हमारे दायित्व पूरे नहीं होते। उसी में आप स्वेटर भी ठंड के समय में आप मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा दीपांशु, मैंने अभी बताया था सोशल मीडिया। सोशल मीडिया हमारे समय में, आज के समय में बहुत ही एक सशक्त माध्यम है समाज के साथ जुड़ने का। समाज को एक अच्छा संदेश दे सकते हैं, आप अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो मैं चाहे हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से हो या फेसबुक के माध्यम से, मैं समाज के साथ जनरली बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ। तो हमने मेरे अपने फेसबुक पेज पर भी मैं ऐसे चीजें पोस्ट करता हूँ कि एक एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा कि ये ठंड का मौसम चल रहा है, बहुत ज्यादा ठंड है। ये बच्चे, गरीब बच्चे या दिव्यांग बच्चे हमसे मांगने नहीं आएंगे कि हमें दे दो, हमें ही उनके पास आना पड़ेगा, उनका हाथ को पकड़ करके कहना पड़ेगा कि नहीं चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सामने। ये समाज के यदि हर व्यक्ति ऐसे वो करने लगेगा तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और इसी कड़ी में दीपांशु सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे मैंने जब इस चीज को डाला तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि पिछले 5 साल से मिनिमम ये अभियान मेरा चल रहा है, जिसमें अधिकतर स्कूलों में अब लोगों ने गर्म स्वेटर देना चालू कर दिया। और खुद लास्ट ईयर की बात बताऊं तो करीब 500 स्वेटर जो है हमने उन बच्चों तक पहुंचाया। ऐसा नहीं कि उन बच्चों को हमने हमारे पास बुलवाया, नहीं, हमने अपनी गाड़ी में उनको भरते हैं, उसके बाद में उन बच्चों की लिस्ट ले लेते हैं कि बच्चे किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उस संकुल पे जाते हैं, वहां पर हम उनकी स्वेटर्स की संख्या रहती है उनको देख के रख देते हैं कि अब इन बच्चों तक आपको पहुंचना है। वो अपने शिक्षकों के माध्यम से वहां पर पहुंचाते हैं। तो ये हमने एक
कड़ी बना के रखी है, सिस्टम बना के रखा है। ये विचार कैसे मन में आया और इसकी शुरुआत कैसे हुई कि बच्चों को स्वेटर बांटना है? और वो जैसे आपने बताया कि सुरेश जो विद्यार्थी था उसका पैर नहीं था, लेकिन सुरेश ही नाम था शायद। सुरेश। हाँ, तो ये स्वेटर वाला विचार मन में कैसे आया कि भाई मैं इस प्रकार से एक शिक्षक तो हूँ, निःशुल्क सेवा शिक्षार्थी प्लस अब विकलांग फिर स्वेटर का। हाँ दिमाशु, ये स्वेटर का ऐसा विचार आया कि सबसे ज्यादा समस्या वाली चीज जो होती है वो होती है, देखिए गर्मी के समय में तो हम पेड़ के नीचे बैठ के अपने आप को बचा सकते हैं, ठंडी हवा किसी तरीके से प्राप्त करनी है। लेकिन जो ठंड होती है उसके लिए तो गर्माहट आवश्यक है। बिल्कुल। हम यहाँ पे शहरी तौर पे हम कुछ भी कर लेंगे, हम कहीं से व्यवस्था कर लेंगे, लेकिन गाँव में, इंटीरियर में, आदिवासी बेल्ट में जो बच्चे हैं उनके पास तो पहनने को कपड़े नहीं है, तो स्वेटर की तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल। उन गरीब बच्चों का तो हमने ये सोचा कि हम अकेले कब तक करेंगे, तो फिर हमने ये मुहिम चलाई और इसमें आज हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो स्वेटर्स के लिए, जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी बात करते हैं, जो कंपनीज हैं उनसे भी बात करते हैं, और जो जनसेवक है उनसे भी हम बात करते हैं और उनको हम प्रेरित करते हैं कि आप हमसे जुड़ें और आप अपने स्तर पर जितने भी स्वेटर्स हैं या गर्म कपड़े आप अवेलेबल कर सकते हैं, नए, पुराने नहीं। पुराने बच्चे का स्वयं का आत्मसम्मान है। हाँ। नए बच्चे नए स्वेटर्स उनको प्रोवाइड करवाते हैं और उनके घर तक पहुंचवाने का काम करते हैं, और ईश्वर की दया से आज ये हजारों की संख्या में स्वेटर्स बच्चों को मिल रही है। अच्छा, अभी कितने वर्ष हो गए हैं? कितने वर्ष हुए आपके? ये देखिए, यदि मैं बात करूं कि एज ए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की बात करूं तो एज ए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मेरे को करीब 3 या 4 साल हुए। ये स्वेटर और ये हाँ, ये करते हुए करीब मेरे 5 से लेकर 7 साल से कम से कम ऐसा कर रहा है। ये कंटिन्यूटी में है, आज भी ये चीज चल रही है। वहीं मैं देखता हूँ कि आपने दाहोद ग्राम में रहकर एज ए शिक्षक आपने वहाँ की महिलाओं को भी प्रेरित किया कि आप रोजगार से लगे और समाज को एक अलग ही और ले जा रहे हैं। आप शिक्षक मतलब चाहे तो एक कलम की जो ताकत कहते हैं कि भाई शिक्षक क्या नहीं कर सकते, तो आपने वहाँ की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का भी प्रयास किया था। कई महिलाएं आज रोजगार से जुड़ी हुई है, तो वो क्या था वो किस्सा? वो ऐसा है हिमांशु की जो महिलाएं हैं, मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम सब काम करने में सक्षम हैं, लेकिन हम जितना कर सकते हैं उतना तो हमें करना चाहिए। एज ए शिक्षक हमारा दायित्व था, गांव के लोगों को ट्रस्ट होता है कि हमारे गुरुजी हैं, हमारे स्तर हैं, तो एक ऐसा लगता है कि बिल्कुल आत्मा से सर आप हमारे यहाँ करके चाय पी के जाए, सर हम साथ में खाना खाएं, तो उनका हमारे प्रति दायित्व तो हमारे भी उनके प्रति दायित्व है। वो महिलाएं वो भी वेल एजुकेटेड हैं, पर वो आज घर में बैठी हुई। तो ये विचार आया कि क्यों ना ये जो महिलाएं इनके लिए कुछ किया जाए, लेकिन अकेले करना सक्षम था नहीं, क्योंकि उनको रोजगार देने के लिए भी अपने पास रोजगार होना आवश्यक है। कहीं ना कहीं वो रोजगार तो जनरेट करने पड़ेंगे, तो उसके लिए चूंकि धन की भी आवश्यकता होती है, अर्थ की भी आवश्यकता है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे जो कंपनियां हैं मंडीदीप में, हमने उनसे संपर्क किया कि आपके यहाँ पे जो वर्कर है, बाहर से वर्कर आपकी कंपनी में आते हैं, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी तो होंगे कि उन प्रोडक्ट्स को हम उनके पास तक पहुंचाते हैं ताकि घर बैठे वो महिलाएं काम कर सकें। तो इसी तारतम्य में मेरे सामने एक कंपनी थी, पेन कंपनी, मेरे पास से शुरुआत करी इसको। पेन कंपनी वाले से हमारी बात हुई, मैंने कहा कि सर महिलाएं आपके यहाँ आती हैं, आप उनको कितना प्रोवाइड करते हैं? तो मैंने कहा सर हम 300 रुपये रोज, 300-350 रुपये हम उनको रोज रेट हम देते हैं। तो हमने कहा कि इससे कम में यदि आपको ये सब चीज़ें सुविधा मिल जाए तो बोले सर वो चीज़ कैसे संभव है? तो हमने कहा महिलाएं अब यहाँ नहीं आएंगी, आप अपने प्रोडक्ट को तो वहाँ पे पेन असेंबलिंग को लेकर के था। वो पेन असेंबलिंग का काम हमने गांव तक पहुँचाया, और गांव में आज कम से कम 60-70-80 महिलाएं जो है वो पेन असेंबलिंग के काम में आज संलग्न है। यहाँ से शुरुआत हुई, उसके बाद हमने क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंपनी है, वहाँ पर हमने चर्चा करी। वहाँ की भी एक मैडम थी HR की, अर्पिता मैम, उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने भी सहयोग की बात करी, और उन्होंने अपने स्वयं के धन लगा करके उन्होंने वहाँ पर महिलाओं को फिनाइल बनाने को लेकर के जागृत किया कि आप फिनाइल बनाइए। फिनाइल बनाने की कॉस्ट मुश्किल से 10 रुपये के करीब थी, लेकिन उसकी बॉटल 30 रुपये तक भी बिकती। तो वहाँ की महिलाओं ने फिनाइल बना करके आत्मनिर्भर बनने का प्रयास किया, और आज सैकड़ों की संख्या में महिलाएं ये वाला काम कर रही हैं। बस थोड़ी सा चैलेंजिंग ये होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार बाहर से कैसे मुहैया कर पाएं। इसलिए हमने कहा कि आप जो भी है, अचार है, बड़ी है, पापड़ है, ये आप बनाओ और स्वयं सक्षम बनो। अच्छा, मेरे मन में एक विचार चल रहा है कि आपने ये प्रयास किया, तो जैसे ग्रामीण क्षेत्र की एक मेंटलिटी होती है कि मर्द कमाएगा, तू क्या करेगी कमा के,
तो उनको वो चैलेंज कैसे फेस किया आपने? वो बड़ा वो चलता है गांव में कि महिला इतना घूंघट के बाहर नहीं निकलेगी और वो घर के अंदर ही रहेगी। ऐसा वाकया है। हाँ। मैं भी बताना चाहूंगा कोरोना काल में। हाँ। नहीं, कोरोना काल में जब नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी के समय में हमारे मैडम जो है उन्होंने मेरे विपरीत समय में मेरे पास ला करके करीब 40,000 रुपए करीब उन्होंने मेरे सामने रखे कि मैंने ये बचा के रखे थे। हाँ। ये आप कैश करवा लो और अपने घर में बच्चों के एजुकेशन में काम करो। हाँ। तब मेरे अंदर, या मैं कहूँ कि पुरुष के अंदर जो ईगो है, जैसे कि आपने बात करी, वो द्रवित हो कि नहीं, ये महिला है तो घर में कहीं ना कहीं से कहां से ही पैसे इकट्ठे करे होंगे, कहां से आज हमारे सामने ला करके रखे कि नहीं आप ये यूज में ले लो, ये बच्चों के एजुकेशन में किसी चीज में, तो वो चीज कहीं ना कहीं मन में उसके प्रति सम्मान बढ़ा पत्नी के लिए। ऐसे ही ग्राम स्तर पे हम यदि हम बात करें कि पुरुष एक ईगो लेकर के चल रहा है कि मैं तो कमाने वाला हूँ, तुम क्यों मतलब इस चीज को लेकर वो कर रही हो। लेकिन जब विपरीत समय में पुरुष कहीं ना कहीं सक्षम नहीं हो पाता या अक्षम हो जाता है, और ऐसे समय में वो महिला स्वयं के स्तर पर एक अच्छा पुनीत कार्य करके, ऐसा नहीं कि वो कोई बुरा काम कर रही है, तो अच्छा काम कर रही है, अपनी मेहनत से यदि कुछ पैसे जुटा करके अपने बच्चों की एजुकेशन में लगाती है या अपने पति का हाथ बढ़ाती है, तो ये तो एक मैं समझता हूँ कि पति को भी गर्व करने की बात है और बॉस को भी उसमें सहयोग करना चाहिए। तो ये भावना मैं समझता हूँ कि नहीं आएगी जब महिला घर की महिला सक्षम हो जाएगी। और एजुकेट करने की बात है तो कहते हैं कि इफ वी एजुकेट अ मैन वी एजुकेट इंडिविजुअली, इफ वी एजुकेट अ वुमेन वी एजुकेट अ होल फैमिली। यानी एक आदमी यदि एक एजुकेट होता है तो वो व्यक्तिगत रूप से स्वयं ही होता है, लेकिन एक महिला यदि एजुकेट होती है ना तो पूरा परिवार एजुकेट होता है। इसका एग्जांपल मैंने देखा है, वो सूर्यवंशम मैक्स पे सबने की थी, कलेक्टर बन जाती है। बिल्कुल। तो वो अमिताभ बच्चन उसमें जो किरदार में है, हीरा वो भी जो है ऐसे ही। तो ये सब ये आपने चेतना बहुत जरूरी है और ये हमें तो करना ही है, महिलाओं को भी साथ में खड़ा करना है। अच्छा, एक आपने समाज में एक अलग संदेश दिया है, उसको सुनकर मुझे बड़ा एक अलग अचंभा भी लगा कि कोई पर्यावरण को लेकर आपने शिक्षक रूप से विद्यालय में भी चेंज किया और वहीं भागवत कथा में भी चेंज किया। तो आप ये प्रश्न को मैं दोनों को एक साथ जोड़ रहा हूँ और मैं दोनों का ही जानना चाहता हूँ कि विद्यालय में आपने इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट को एक ऐसा बना दिया कि वो आपके से बहुत मजा आएगा वो सुनकर। अच्छा, मैं बिल्कुल ये वाकया बताना चाहूंगा कि चीज कहाँ से शुरू हुई। देखो ये तो है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि शिक्षक यदि आप हो तो आपका दिमाग चारों तरफ चलना चाहिए, सराउंडिंग में भी चलना चाहिए, क्योंकि अकेले आप मैं कहूँ कि मैं मैथ्स में साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ाता रहूं और मेरा दायित्व तो खत्म हो जाता है, तो ये नहीं है, उचित नहीं है। और कहीं ना कहीं समाज से तो हमें जुड़ाव रखना पड़ेगा। दिमाग मैंने एक जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो कमी देखी और मुझे बिल्कुल खुल करके बोलने में जरा सी भी गुरेज नहीं है, उसमें एजुकेशन में पर्यावरण को जोड़ा तो है लेकिन उसका प्रॉपरली एनालिसिस करने वाला कोई नहीं, उसकी मॉनिटरिंग करने वाला कोई नहीं। आज मैं कक्षा 10वीं की बात करूं तो कक्षा 10वीं में ग्रेडिंग सिस्टम है कि बच्चे को पर्यावरण में ग्रेड दिया जाता है, A+ ग्रेड दे दिया, A ग्रेड दे दिया, B ग्रेड दे दिया, C ग्रेड दे दिया। लेकिन जमीनी लेवल पर उसको जो ग्रेड दिया गया है, क्या बच्चे ने वो काम किया है? तो नहीं, सिर्फ उसको देख करके उसको ग्रेड दे दिया जाता है। और वो सोचो वो ग्रेड कहाँ पे होता है? आपकी 10वीं क्लास की मार्कशीट में होता है जो जिंदगी भर चलती है उसके साथ। लेकिन वो पर्यावरण के काम में बच्चे का कंट्रीब्यूशन जीरो है। वो विद्यार्थी को फिर ग्रेड किस चीज? तो मैंने उसी चीज को ही कहीं पे पकड़ा कि यार ये यदि ऐसा हो रहा है तो ये गलत हो रहा है, लेकिन इसको जोड़ना या इसको इस एजुकेशन सिस्टम में सम्मिलित करना मेरे लिए इतना आसान नहीं था दिमाग से। तो फिर एक अचानक एक घटना ऐसी घटी है, मैं उसको शेयर करना चाहूंगा। वो शायद कहीं ना कहीं हमारे जो साथी लोग जो देख रहे हैं वो भी, और जो शिक्षक लोग हैं उनके लिए भी और बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं मोटिवेशनल। अच्छा, ऑफ कैमरा जब आपसे ये चर्चा हुई थी तो मुझे भी सुनकर बड़ा अच्छा लगा ये, तो सब सुनेंगे तो इसको मजा भी आएगा। ये मैं बताता हूँ ये बात क्या है। चूंकि मैं जिस स्कूल में पदस्थ हूँ, शासकीय स्कूल दापोल, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए, पूरा हरा भरा हमारा ग्रीन एनवायरनमेंट, पूरा एनवायरनमेंट ग्रीन है, अच्छे बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, पीपल के भी हैं। वहीं पर एक तालाब भी है, बड़ा सा तालाब है, और वहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं बाहर से, और वो बारिश के समय में उनका प्रजनन काल होता है
वो वहीं पर ही पेड़ों पर ही अपने अंडे भी देते हैं और वहीं पर ही अपने घोंसले बनाते हैं। और वो संख्या आप विश्वास नहीं करोगे कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पक्षी आते हैं वहाँ। हाँ। वो उन पेड़ों पर, चूंकि हमारे यहाँ ग्रीन एनवायरनमेंट है तो वहाँ पे पेड़ों पे बस जाते हैं आकर। दुर्भाग्यवश कभी कभी आंधी तूफान जब आते हैं तो उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो वहां से नीचे गिरते हैं और वो इंजोर हो जाते हैं। ऐसे वाक्य कई बार होते हैं। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि बहुत ज्यादा तेज आंधी तूफान आया। आंधी तूफान में बहुत, मतलब सैकड़ों की संख्या में वो पक्षी के बच्चे थे, वो ऊपर से नीचे गिरे, उनके अंडे भी गिरे, पक्षी भी गिरे, और नीचे आकर के, क्योंकि बहुत ऊंचे पेड़ है, वहाँ नीचे गिरते तो नीचे आते से या तो वो दम तोड़ देते हैं, हट जाते हैं, या इंजोर हो जाते हैं, हाथ पे टूट जाते हैं। उन पक्षियों को जब देखा तो दूसरे दिन विद्यालय खुला, हमने आकर के देखा तो वो पक्षी कोई लंगड़ा करके चल रहे हैं, कोई नीचे पड़े हुए हैं। उनको देख करके मन बहुत द्रवित हो गया कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये चीज वहां पर, ये चीज को नोटिस करा कि वहां पे मेरे जो बच्चे खड़े हुए थे, छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि 10वीं क्लास तक का स्कूल, बच्चे खड़े हुए थे, बच्चों से मतलब कुछ तो बच्चे रो दिए देख करके कि सर ये क्या हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन कर दिया उनके बीच में कि तो बेटा अपन लोग कर भी क्या सकते हैं, अपन कुछ नहीं कर सकते। मैंने उनका मन टटोलने की कोशिश की कि यार कहते हैं बच्चे क्या बोलते हैं, हाँ, मेंटलिटी हाँ, थिंकिंग पता क्या करते हैं बच्चे। तो उनमें से बच्चों के मतलब बड़े प्यारे से उत्तर निकल के आए, बोले सर एक काम करते हैं, पेड़ों के नीचे ना हमारे घर से साड़ी ले आते हैं, साड़ी बांध देंगे, तो ऊपर से जो पक्षी गिरेंगे साड़ी पे तो इंजोर नहीं होंगे, बच जाएंगे। कुछ ने कहा कि सर अपन नीचे घास बिछा देते हैं, कुछ ने कहा कि सर अपन घोंसले बना देते हैं, तो घोंसले अपन टांगने और घोंसले ऐसे घोंसले बनाएंगे कि उनमें से बच्चे नीचे नहीं गिरेंगे। तो वो उनको क्लिक किया कि यार बच्चा सोच रहा है पर टीचर उसको दिशा नहीं दे रहा, प्रयास वो कर रहा है, बच्चा तो सही है, बच्चा तो सोच रहा है। बच्चा तो वो भी सोचता है कि यार ये छिपकली दीवार में कैसे चल रही है, टिकी कैसे, बच्चा सोचता है, बच्चा बहुत बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी है बच्चा। तो मैंने कहा बेटा फिर कैसे बनाएंगे, अपन कहाँ से घोंसले लाएंगे, कहाँ से बनाएंगे। तो बच्चों ने कहा कि सर आप चिंता मत करो, हम बना के लाते हैं, हम करेंगे। दीपांशु विश्वास नहीं करोगे, ये दैनिक भास्कर की न्यूज है, मंडे पॉजिटिव में दैनिक भास्कर ने ये न्यूज छापी है कि बच्चों ने अपने घर में जो वेस्ट मटेरियल था, जो पुराने डब्बे थे, कैन थी, जो क्या कहते हैं डब थे, तगाड़ियां थी, वो जो वेस्ट थे उन्हें उन्हीं में घास वास लगा लोग करके उनको तैयार कर करा करके बढ़िया अच्छे गेट भी बनाया, घोंसले बना करके, मतलब कबाड़ से जुगाड़ था। ये बच्चों के मन में, तो बच्चे घोंसले बना करके लाए। मैंने पहली बार पर्यावरण में जो नंबर दिए हैं, मैंने उसी को आधार बना करके 10वीं क्लास में प्रोजेक्ट वर्क से जोड़ा, और फिर वो चीज हमने आगे बढ़ाई, हमारे रायसेन जिले में हमने बढ़ाई, और अब वो चीज हमने आगे बढ़ाते गए। फिर उसी कड़ी में हमने जो अगले साल जो जोड़ा, हमने पर्यावरण को लेकर, उस समय हमारे आदरणीय मोदी जी की एक पौधा माँ के नाम, उन्होंने वो चलाई करते हैं। उसी में ही मैंने हमारे यहाँ के जो दिव्यांग बच्चे थे उनको लेकर के, और जो सामान्य बच्चे थे उनको लेकर के, हमने जो सीड बॉल थे, सीड बॉल एक्चुअली क्या होता है, मिट्टी और खाद का एक रेशियो लेते हैं, 1:3 का, उसमें जो बीज होते हैं बीज को हम रख देते हैं और उनको सुखा देते हैं। ये हमने बच्चों से सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में बनवाया, और बच्चों को हमने दे दिया। हमने कहा आप जब कहीं भी जाओ तो इनको आप कहीं भी आप पटकते हुए चले जाओ, जब इनको प्रॉपरली पानी मिलेगा, एनवायरमेंट मिलेगा, तो वो खाद बीज पानी तो वैसे पहले से ही उसमें अपने आप ही वो पौधे खाओगे कर लेंगे। बच्चों में ये एक नई क्रिएटिव चीज उनको मिली, बच्चों ने इसको खुशी हजारों की संख्या में सीड बॉल बनाया, और हमारे जो दिव्यांग बच्चे थे उन्होंने सैकड़ों की संख्या में पेड़ लगाए हैं। हमने उन बच्चों को यहाँ से, दिव्यांग बच्चों को इकट्ठा किया, उनको लेकर के हम गए, और हमने ऐसी जगह पर हमने उनसे पेड़ पौधे भी लगवाए, और उन बच्चों के अंदर ये मोटिवेशन आया दीपांशु कि हम भी इस समाज का हिस्सा हैं और हम भी कुछ कर सकते हैं। और आज वर्तमान स्थिति ये है कि कई स्कूलों में इन्होंने इसको प्रोजेक्ट वर्क से जोड़ दिया है, और अब जो बच्चों को नंबर मिल रहे हैं वो उनकी मेहनत है। इससे एनवायरमेंट को भी फायदा हो रहा है, और बच्चों की उन मासूम भावनाओं को भी हमें किस तरह दे पा रहे हैं। अच्छा, जो सीड बॉल उसकी कुछ एक समय सीमा है कि जो जैसे बताया कि बीज को मिट्टी तो सूख गई, तो कितने दिन तक उसको, मतलब वो उसमें एक अच्छी बात क्या दीपांशु, वो लंबे समय तक रहते हैं, बीज खराब नहीं होगा। मिट्टी आपने ली है, 3 भाग मिट्टी ले ली, 1 भाग आपने खाद लिया, और उसको खोल करके उसमें आपने एक बीज रख दिया,
और उसको बना दिया लड्डू। कोई भी मतलब खाद मतलब यही गोबर हाँ, गोबर की नेक्स्ट ये अपन गोबर की खादी लेंगे, हाँ। लड्डू बना दिया हाँ। और बना करके उसको सूखने दिया, क्योंकि आपने बना लिया। और जैसे बारिश का सीजन है, हाँ उससे पहले अपन ने उन बच्चों से कह दिया कि अब जेब में भरो, हाँ। खेलते कूदते हुए जाओ, और जैसे कंचे खेलते थे वैसे खेलो, हाँ। और इनको पटक के भूल जाओ। हाँ। वो वहीं पर ही जब वो पानी उसको मिलेगा तो वहीं पर ही वो बीज। अच्छा, भविष्य में जब वो पेड़ बड़ा भी हो तो उसको भी याद रहेगा कि मैंने लगाया था, हाँ, ये पेड़, बिल्कुल। ध्यान भी रखेगा उस चीज का। बहुत बहुत ज्यादा बच्चा जुड़ रहा है एनवायरमेंट से, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक भागवत कथा की मैंने अभी चर्चा की थी, वो एक संदेश आपने प्रसाद में एक अलग ही आपने वो चेंजेस कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब उस समय मैं मतलब मोटिवेशन से तो काफी भरा हुआ था, हाँ बच्चों के साथ खूब सारे प्रयोग कर रहा था। हाँ। तो मैंने कहा यार सब बच्चे चूंकि बस शिक्षक है तो बच्चों के साथ तो क्या मैं जुड़े ही नहीं, क्यों ना समाज के साथ में भी एक कुछ प्रयोग करके देखा जाए। यही ऐसे ही चल रहा था, तो हमारे यहाँ भागवत कथा हो रही थी, और किस्मत की बात यह है, वो इंसिडेंट भी एक ऐसा रहा कि जो पर्यावरण दिवस था 8 जून, वो उसी के समय किया। तो कथा चल रही थी, कथा चलते में विचार आया कि क्यों ना इस कथा में देखा कि हजारों की संख्या में पूरा गांव के गांव भरा हुआ है, बहुत अच्छी कथा पंडित जी बोल रहे हैं, सब लोग बढ़िया सुन रहे हैं। हाँ मैंने भी कथा सुनी, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा क्यों ना इसको कैसे इसका उपयोग किया जाए, इतनी सारी पब्लिक तो मिल रही है, इस पब्लिक तक संदेश कैसे पहुंचाया जाए। तो तभी 5 जून पर्यावरण दिवस पे मैं अपने पिताजी के साथ में बैठा हुआ था, पिताजी के साथ में बात करते करते मैं पापा मेरे को विचार है कि पर्यावरण दिवस पे क्या करा जाए। तो पापा बोले सुरेश एक काम करना, कुछ ऐसा करा जाए कि जो पेरेंट्स है वो पौधे के नाम अपने बच्चों के नाम पे रखें, ताकि वो पौधे से प्यार हो जाए जैसे बच्चे से प्यार हो। हाँ। तो बोले तुम ऐसा कुछ करो। हाँ तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा कुछ करके देखते हैं पापा। हाँ मैंने हमारे यहाँ के रेंजर सर से बात करी, रेंजर सर से बात करी, मैंने कहा सर मैं इतने सारे पौधे तो नहीं खरीद पाऊंगा, आप इसमें क्या हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा सर आप बिल्कुल, हम आपको पौधे उपलब्ध करवा देंगे, आपको लेकिन बंटवाना आपकी जिम्मेदारी, कहीं ऐसा ना हो कोई पौधा वेस्ट हो जाए, मर जाए। बिल्कुल। तो उसका फिर हमने ये उपाय निकाला, हमने कहा कथा हो रही है, पंडित जी से बात करी, और आप विश्वास नहीं करेंगे उस समय करीब हमने 251 पौधे करीब लिए थे, 251 पौधे लिए, लेकर के हमने वहाँ पे कथा मंच पे वहाँ पे रखे। और रखने के बाद में गुरुजी से हमने कहा कि गुरुजी कृपा करके ये संदेश आप अपने व्यासपीठ से पब्लिक तक पहुँचा दीजिए कि हाँ हम यहाँ पे प्रसाद देना चाहते हैं। हाँ। उन्होंने व्यासपीठ से ये कहा कि आज प्रसाद के रूप में आपको पौधे मिलने वाले हैं, और वो पौधे को आपको वैसे ही पालना है जैसे आप अपने बच्चों को पालते हैं, वो प्रसाद को ऐसे ही संभालना है जैसे प्रसाद आप बड़े अच्छे से प्रेम भाव से लेते हैं, क्योंकि वो आटे का या वो शक्कर नहीं होती है, बुरा नहीं होता, वो एक प्रसाद होता है, प्रसाद उसके प्रति हमारा भाव होता है। ऐसे ही आज प्रसाद के रूप में आपको पौधे मिलेंगे। तो वही मंच से हमने 251 पौधे महिलाओं को बुलाया, पहले प्राथमिकता हमने महिलाओं को दी, और फिर हमने पुरुषों को भी लिया, और वहां से हमने फिर प्रसाद के रूप में इसकी मुहिम चलाई। और हमने कहा कि जहां भी व्यास कथाएं होंगी, भागवत कथाएं होंगी, वहां पर प्रसाद के रूप में हम या हमारे साथी लोग जितनी गुंजाइश होगी, 51 पौधे, 101 पौधे, 251 जितने पौधे होंगे हम वहाँ पे उपलब्ध करवाएंगे, और वो प्रसाद के रूप में पौधे ये देता है। तो ये समाज सहयोग करता है कि पेड़ भी परचेज करते हो ना आप लोग? शुरुआत में मुझे पेड़ परचेज करने आप पर्सनली करते हैं? फिर उसके बाद समाज जुड़ा, और अब लोग सहयोग करते हैं। सर 5 पौधे के पैसे हमारी तरफ से, 10 पौधे के हमारी तरफ से, हमने कहा आप कृपा करके खुद ला सकते हो तो खुद लाओ, पैसे ना दो। इसका क्या शुल्क पड़ता है एक पौधे का? एक पौधा यदि मैं प्राइवेट नर्सरी से लेने के लिए जाता हूँ, हाँ। तो वो पौधा 51 रुपए का भी मिलेगा, हाँ। 70 का भी मिलेगा, और 100 रुपए का भी मिलेगा। अच्छा, उसमें वेराइटी जैसे आम का ले रहे हैं, जामुन है? हाँ, मैं फलदार अपनी बात कर रहा था। हाँ। ये फलदार पौधे होते हैं। हाँ। तो वहीं यदि हम सरकारी नर्सरी से लेते हैं तो वो एक पौधा हमें 14 रुपए का अच्छा। मिनिमम, हाँ। वो थोड़ा बड़ा लेंगे तो 25 रुपए का दिया। तो मैंने जानकारी ली और मुझे सरकारी नर्सरी के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। फिर हमने वो नर्सरी से हमने पौधों को परचेज किए। शुरुआत में चूंकि संदेश देना था, हाँ। तो स्वयं ही व्यय करना पड़ा। सही है। मैं अपनी पत्नी के साथ गया, गाड़ी लेकर के उसमें भरवा करके लेके आया हम लोग शाम को, दूसरे दिन हमें वितरित करना था। तो वो शुरुआत वहां से हुई, लेकिन आज समाज में आगे लेकर के प्रोवाइड करवाता है, और ये मुहिम चल पड़ी। अब तुम कथाओं में पौधे को प्रसाद को वितरित करो। शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपको कि ये बहुत अच्छा कार्य, और ये समाज भी आपका सहयोग करे। इस चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, तो विकलांगता में भी जैसे मेरी चर्चा हुई थी, वो अभी हमने नहीं करी चर्चा, लेकिन एक पेड़ को अगर लगवाते हैं किसी को तो 60-70 हजार रुपए, तो सिर्फ उसके खर्चा है, बाकी आप ले जा रहे हैं उसको, या बाकी वो ट्रीटमेंट हमें मेहनत करनी पड़ेगी, वो अलग है, दवाई गोली खर्चा वो अलग है। तो आप अगर ऐसा कोई व्यक्ति देखते तो आप उनकी सहायता करिए, उनका सहयोग करिए अपनी तरफ से। और जैसे मैंने अभी अपने समावेशी शिक्षा की बात करी थी, हाँ।
छोटी सी बात का, उसमें शासन चूंकि गंभीर है इस चीज को लेकर, हाँ। तो हमने अभी तक करीब 200-250 टीचर्स ऐसे हैं हमारे रायसेन जिले के जिनको हमने समावेशी शिक्षा दी है, उनकी 2-2 दिन की ट्रेनिंग करवाई है। अब हमारे लिए वही वॉलंटियर का काम मिला है, तो समाज में जहाँ भी हमें पता चलता है कि ये बच्चे ऐसे हैं जिनको आवश्यकता है, तो सर हम जैसे देखते हैं कि बड़े प्रचलित हैं हमारे भारत में कुछ अध्यापक, इतिहास के अध्यापक हैं, अमर ओझा सर, आज पॉलिटिकल पार्टी में है वो आम आदमी पार्टी, दूसरे खान सर हैं जो जिनका सुना जाता है कि वो भी निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। तो वैसे ही हम देखते हैं कि सुरेश सर भी आज समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो फेसबुक के माध्यम से सिर्फ संदेश दे रहे हैं लोगों की भाई आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। तो आप भी ऐसा कुछ स्ट्रेट चाहते हैं कि भाई रील भी कुछ बने थोड़ी बहुत, तो क्या है वो मतलब ऐसा? पहली बात हाँ। वो ये है कि यदि आप वास्तविक समाज सेवा करना चाहते हैं तो आपको कैमरा घर पर रख जाना आपको कैमरा घर पर रख के जाना पड़ेगा। हम ऐसे समाज सेवा नहीं कर सकते, मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं एक जनरल बात में जी कि हम एक पेड़ पकड़े 8-10 लोग और खड़े हो जाएं और कहते हैं कि नहीं हमने तो ये बहुत बड़ा काम कर लिया, हमने समाज सेवा कर ली, ऐसा नहीं है। आपको बिल्कुल जमीनी लेवल से आपको काम करना पड़ेगा। आपको यदि ऐसा लग रहा है कि नहीं एक कोई भी छोटा सा जीव जंतु है, कुत्ता है या कुछ भी है, ये भूखा है तो मैं इसको रोटी खिला रहा हूँ तो मुझे इसकी रील नहीं बनानी है, लेकिन आप तो चाहते हो कि समाज आपकी तारीफ करे, हाँ। या समाज में आपका संदेश पहुंचे, हाँ। तो उसके लिए आपको रील बनाने की आवश्यकता नहीं है दीपांशु। समाज आपकी एक्टिविटी को नोटिस करता है। मैं इसको पूरी तरीके से नहीं नकार रहा हूँ कि रील बनाना गलत है, मैं बता रहा हूँ ये चीज होनी चाहिए, लेकिन कहाँ होनी चाहिए मैं उस पर बात करता हूँ। अब प्रारंभ से ही आपने सोचा कि नहीं मैं तो फेमस हो जाऊं, लोग समझने लगे कि मैं तो बहुत बड़ा मतलब समाज सेवी हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ। लेकिन जब आप कैमरा लेके चलोगे साथ में, तब समस्या ये आएगी कि आपके मन से वो भाव खत्म हो जाएगा। आप करो कब? जब आप एक मुकाम पर हो। आप करो कब? जब आप समझ सकते हो कि नहीं मेरे इस कार्य से प्रेरणा मिल जाएगी समाज को, तब आप उसको रील के रूप में समाज पर जाओ। लेकिन शुरुआत से यदि आप ये भाव लेकर के चलोगे तो आप कभी ये काम कर ही नहीं पाएंगे, और समाज इसको आपको नेगेटिव रूप में नोटिस करेगा। समाज आपके साथ जुड़ के काम रील वाले आप वो हाँ कुछ भी समझेगा, आप रील बनाते हो बस, यही आपको ऊपर धक्का नहीं लग सकता। तो सीधी सी बात इतनी है कि जब भी आप यदि कुछ अच्छा काम करना चाहते हो तो पहले समाज को विश्वास में लो, अपने सराउंडिंग को विश्वास में लो। जब आप विश्वास में ले लेंगे तो निश्चित रूप से रील बनाना भी अच्छा है। जैसे मैं ओझा सर की जैसे आपने बात करी थी, तो वो आज राजनीति में चले गए हैं। तो जहाँ बात राजनीति में जाने की होगी तो बोल रहे कि स्टंट ही कहलाएगा फिर तो ये कि भाई अगर आप अपने आप को एक्सपोज करके किसी तरीके से जो है आप समाज की भावनाओं का उपयोग कर रहे हो वोट के रूप में, वो गलत है। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के बारे में व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात यदि हम खान सर के बारे में बात करें, खान सर निश्चित रूप से बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और उनके रील से यदि वो उनके पढ़ाने से यदि 4 लोग मोटिवेट हो रहे हैं तो वो रील बनाना पॉजिटिव है। परंतु यदि वही चीज का उपयोग वो किसी दूसरे तरीके से फेमस होने के रूप में करेंगे तो फिर वो गलत है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही चाहूंगा कि सोशल मीडिया का उपयोग मैं भी कर रहा हूँ, लोग भी करें, लेकिन वो एक प्रेरणा के रूप में हो, वो समाज की जागृति के रूप में हो, बच्चों में या समाज के मोटिवेशन के रूप में, तो वो वहां पर जाकर के वो बच्चे। अच्छा सर, हम एक ये देखते हैं कि विद्यार्थियों में एक बड़ा वो स्ट्रेस रहता है कि भाई मेरे एग्जाम आने वाले हैं, तो मैंने पढ़ा कुछ नहीं है, तो मैं अब एग्जाम कैसे दूंगा, तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो उस मोमेंट पे अपने उस प्रेशर कैसे प्रेशर कुकर बन जाना लूंगा, मम्मी चिल्लाई, बाद में एकदम से बस्ट हो रहा है, हाँ फिर मतलब एग्जाम खराब चलेगा। अब उसको ऐसे भी देख सकता हूँ कि भाई तूने पढ़ा ही नहीं साल भर, लेकिन वो फिर भी वो अपने स्ट्रेस को कैसे कम करे और अच्छे से एग्जाम दे पाए। अच्छी बात है। एक शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी प्रश्न यही होता है कि वो बच्चे को स्ट्रेस को कैसे कम करता है। तो ये सब चीजें क्यों होती हैं? वो इसके पीछे होने के पीछे रीजन सबसे बड़ा एक ही होता है कि वो बगैर किसी प्लानिंग के चलता है बच्चा। शिक्षक भी उसको ये नहीं बताते कि तुम्हें अपनी पूरी के पूरे जो
जो भी पढ़ाई की मान लो जर्नी है, उसको जो पढ़ना है, सपोज दैट मैं 10th क्लास के बच्चे की बात करूँ, उनको उसमें स्ट्रेस आने वाला है कि 10th में उसको परीक्षा में भयंकर स्ट्रेस होगा, मैं कैसे इसमें फेल हो जाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में पहले से ही शिक्षक को एक गाइड रूप में काम करना चाहिए कि वो बच्चे की एक प्लानिंग बना दे, एक योजना बना दे, समय का प्रबंधन करना सिखा दे, जो घटनाएं इवेंट मैनेजमेंट सिखा दे। तो जहां वो बता देंगे शिक्षक, वहां ये बता देंगे कि मान लो आपको ये इंग्लिश का एक एशे याद करना है, तो पहले उसका इंट्रोडक्शन को आज के दिन आप सिर्फ इंट्रोडक्शन याद करो, दूसरे दिन आप उसका अगला वाला पॉइंट याद करो, तीसरे दिन आप अगला वाला पॉइंट याद करो। तो जो एक ऐसे को लेके जो साल भर के लिए वो जो स्ट्रेस लेकर के बैठा हुआ है, वो उसका मात्र 2 या 3 दिन में क्या हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, उसको वो याद भी हो गया, उसके ऊपर बर्डन भी नहीं आया। तो मेन चीज होती है प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट सही कर ले और पूरा जो कंटेंट है उसको व्यवस्थित रूप से डिवाइड कर ले कि मुझे कब कब कितना कितना कंटेंट करना है, और उसकी प्लानिंग बना करके धीरे धीरे वो करता रहे, तो परीक्षा के समय उसको कोई दिक्कत जाएगी नहीं। परीक्षा में भी उसको पहुंचना है तो समय से पहले पहुंचे, ऐसा नहीं कि हड़बड़ा करके पहुंच रहे हैं पसीना पहुंचते हुए कि आज बिल्कुल टाइम मिला करके, ऐसा नहीं, समय से पहले पहुंचे। उस क्लासरूम जिसमें उसको एग्जाम देना है उसके प्रति साइकोलॉजिकली वो उससे जुड़ाव रखे कि हाँ ये टेबल मेरी है, कंफर्ट जोन में आ जाए, पूरी तरीके से कंफर्ट हो जाए। ये वो मेंटली जहाँ पर उस चीज को बना लेगा, वहाँ उसको बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं आएगा। तो मैं तो बच्चों के पास भी आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये संदेश देना चाहूंगा कि बच्चों, असंभव कुछ नहीं है, हर चीज संभव है, हर काम आप कर सकते हो, आप भी कलेक्टर बन सकते हो यदि आप 2nd डिवीजन से भी पास हुए हैं ना, और यदि आपके पास प्लानिंग है, आपके पास एक रास्ता है, एक वे है प्रॉपर, देन यू कैन अचीव दैट गोल, आप उस गोल को भी अचीव कर सकते हैं। ऐसा देखते हैं कि अब ये मेरा अंतिम पॉडकास्ट का अंत है, जिसमें आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं एज ए शिक्षक, विद्यार्थियों को, माता पिता को? देखो इसको मैं कंक्लूड ही करना चाहूंगा अपनी बात, और इसी में कहीं एक संदेश भी छुपा है। सबसे पहले मैं बात ये करना चाहूंगा कि एक शिक्षक के तौर पे वाली बात करूंगा कि शिक्षक बनाने वाले भी बच्चे नहीं होंगे तो शिक्षक नहीं होंगे, और बच्चे किससे जुड़े होते हैं, माता पिता से। तो ये पूरी की पूरी एक कड़ी है। कहीं ना कहीं मैं पेरेंट्स से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि वो टीचर्स को लेके थोड़े पॉजिटिव हो। हर चीजें हमेशा आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं होती। शिक्षक पर आपको अपना विश्वास बनाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यदि शिक्षक के सामने अविश्वास आ रहा है कि नहीं, वो आपके बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे पा रहे, तो आप उनके साथ जुड़िए। जब स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है या जब भी कोई कार्यक्रम होते हैं तो उन कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता करें। पीटीएम में आकर के टीचर्स से मिलें, अपने बच्चे की क्या स्थिति है, किस लेवल पे बच्चा चल रहा है, उस पर आप उनसे जुड़िए, उनसे डिस्कस करिए। और यदि शिक्षक को कहीं कोई परेशानी आ रही है कि आपका बच्चा विद्यालय में अनुपस्थित है, तो आप बिल्कुल बच्चे को घर से तैयार करके मानसिक रूप से उसका टिफिन बना करके आप उस बच्चे को स्कूल तक छोड़ने जाइए। हमेशा एक ही प्रकार का ठीकरा टीचर के माथे पे फोड़ देना कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे, ये उचित नहीं है। क्योंकि ये जो सिस्टम है ये तीनों से मिलकर बना है, पेरेंट्स, टीचर और बच्चे। तो तीनों को ही इसमें काम करने की आवश्यकता। दूसरी बात आती है टीचर की। टीचर, दीपांशु, एक बड़ी बात करना चाहूंगा मैं 2 लाइन में कि टीचर एक परोसने वाले जैसा होता है। जैसे किसी पंगत में जो परोसने वाला होता है ना, ऐसे टीचर होता है जो समाज में परोसने का काम करता है। यदि थोड़ा सा भी गलत परोस देगा ना, तो वो सभी चीजें विषाक्त हो जाएंगी। इसलिए टीचर को भी बहुत सोच समझ करके बच्चों के बीच में जाने की आवश्यकता है। अपने कंटेंट को पूरी तरीके से मजबूत बनाए, जो आपको पढ़ाना है विषय वस्तु, उसको मजबूती से समझें, उसको सरलीकरण करके फिर आप बच्चे तक पहुंचे, बच्चे को प्रॉपर समझें। माता पिता को भी संतुष्ट करने की कोशिश करिए कि बच्चा को यदि आपने हमारे पास छोड़ा है तो निश्चित रूप से हम बच्चे को विकास करके आपके पास भेजेंगे। तीसरी चीज, अब इन दोनों के बीच की कड़ी आ जाती है बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए समय समय पर शिक्षक को पनिशमेंट भी देनी पड़ेगी। उसको भी पेरेंट्स मन से स्वीकार करें। बिल्कुल आप बच्चे का पक्ष हर समय ना लें, क्योंकि आप बच्चे का हमेशा पक्ष लेंगे तो निश्चित रूप से बच्चा बाद में जाकर के उस चीज को, उसका परिणाम भी गलत ही होगा। इसलिए शिक्षकों के साथ जुड़िए,
शिक्षकों पे अपना विश्वास बनाइए और जहाँ शिक्षकों को समस्या आ रही है वहाँ शिक्षक के साथ मजबूती से खड़े होइए और हमेशा शिक्षक के संपर्क में रहिए। इस एजुकेशन सिस्टम को हम सब मिलकर के साथ मिलकर के आगे बढ़ा सकते हैं और निश्चित रूप से जो हमारे आने वाला भविष्य हमारे बच्चे हैं उनको बहुत ज्यादा अच्छे से हम गढ़ करके समाज के सामने एक अच्छे रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा। तो अभी तक अगर आप पॉडकास्ट को पूरा देख रहे हैं तो ये आपको ये पॉडकास्ट एक एनर्जी से भरा हुआ आपको मजा भी आएगा, क्योंकि ये हमारे विद्यार्थी जीवन पर है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट लाइफ पर। अगर आप बंकर हैं, अगर आप टॉप लेवल के आप स्टूडेंट रहे हैं, आपके टीचर्स के साथ आपकी जैसी कनेक्टिविटी रही है, आप कमेंट के माध्यम से दीजिए। इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए। अगर आप शिक्षक हैं तो ये आपके लिए भी बहुत सहायक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो उन बच्चों के लिए है जो अपनी मन की बात अपने माता पिता से नहीं कह सकते हैं, और उन माता पिताओं को भी देखना चाहिए जो अपने बच्चों पर प्रेशर डालते हैं। तो इस बी हैंडसम पॉडकास्ट के इस एपिसोड को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन पाइए और कमेंट करके बताइए आपके स्कूल की जर्नी की आपके साथ आपके टीचर्स का कनेक्टिविटी कैसे रही, आप बंकर रहे या आप टॉप के स्टूडेंट रहे। धन्यवाद।